बंद हो रहा है कि वायरस है इसके अंदर कुछ तो। ठीक है, चलो स्टार्ट किया बहुत रिकॉर्डिंग। तो ये कैसा है ना, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जाना है आपको। सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन जाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर टैब में जाना है, सर्वर मैनेजर एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है पब्लिशर सर्वर। पब्लिशर सर्वर यानी क्या है, मेरे पास एक सर्वर इसलिए पब्लिशर सर्वर दिख रहा है। इसमें आप नंबर ऑफ सर्वर रहेंगे तो इसके सबसे नंबर ऑफ पब्लिशर नॉर्मली आपका सर्वर अपने क्लस्टर एनवायरनमेंट में एक ही होता है। पब्लिशर यानी क्या, पब्लिशर और सब्सक्राइबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, करेक्ट। इसमें कोई डाउट्स है। और सब्सक्राइबर आपको एक्सप्लेन किया था, तीन टाइप का, पब्लिशर, सब्सक्राइबर एंड स्टैंड बाय पब्लिशर। तीनों चीज आपको ऑलरेडी मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह काम करता है, कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी और कैसे ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट लेके जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हम आगे जा रहे हैं। तो अभी हमको पब्लिशर सर्वर, सर्वर की पब्लिशर यानी क्या होता है कि अभी मेरे पास अगर कंपनी छोटी है तो पब्लिशर ही सर्वर मेरा पॉलिसी मैनेजर होगा, प्लस एंड पॉइंट रिक्वेस्ट भी, ऑथेंटिकेशन रेडियस का या टकास का ऑथेंटिकेशन भी मेरा एक ही सर्वर करेगा, क्योंकि मेरा कंपनी छोटा है और मेरा लैब सेटअप है, इसलिए एक ही सर्वर आपको दिख रहा है। अगर आपका कंपनी बड़ा है तो उसमें 2 सर्वर रहेंगे, 3 सर्वर रहेंगे, 4 सर्वर रहेंगे। लेकिन सर्वर का सबका रोल अलग अलग होगा, एक पब्लिशर होगा, एक आपका होगा सब्सक्राइबर या इनसाइड सर्वर, डिपेंड करता है। इनसाइड भी मैंने बताया, इनसाइड आप पब्लिशर पे इनेबल कर सकते हैं अगर आप कंपनी आपकी छोटी है तो। अगर आपके बड़ा कहीं 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो आपको सेपरेट सर्वर, सेपरेट सब्सक्राइबर बनाना पड़ेगा और उसको इनेबल करना पड़ेगा इनसाइड्स। इनसाइड फीचर किस लिए काम। हाँ हाँ। अगर यूज़र कैसे, आपको जैसे 5,000 से ज़्यादा या 15-20 हज़ार से ज़्यादा यूज़र है तो आपको नया सब्सक्राइबर खड़ा करना पड़ेगा। 10,000 से अंदर रहता है आपको, 10,000 से अंदर रहता है आपको सेम पब्लिशर पे वो फीचर इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप फीचर इनेबल करते हो तो इतना ध्यान रखना है कि आपको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल। जैसे नॉर्मल क्या बोलता है, अरुबा बोलता है कि आपको टू टू टी बी हार्ड डिस्क चाहिए आपको, टू, ओके। उसके बाद 64 GB रैम चाहिए, 24 कोर प्रोसेसर चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये इज रिकमेंडेड बाय अरुबा, ये स्टैंडर्ड है। अगर आप लैब में थोड़ा भी कम ज़्यादा कर तो चल जाएगा, ओके, नो इश्यू। बट अगर आप एक छोटी कंपनी में लेके जाते हो तो आपको कम से कम 2 TB चाहिए डेटा स्टोरेज, इससे कम मत लेना एज पर रिकमेंडेशन। अगर आप ज़्यादा भी ले सकते हो कोई नॉट अ बिग डील, आप 4 TB भी जा सकते हो। जितना ज़्यादा लेंगे स्टोरेज कैपेसिटी उसके हिसाब से आपको लगेंगे, क्योंकि इनसाइड में डेटाबेस स्टोर होता है। आपका डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या होता है डेटा रिटेशन टाइम। डेटा रिटेशन टाइम मैंने होता है कि आपकी कंपनी का डेटा कितने दिन तक स्टोर रहना चाहिए और कितने दिन के बाद डिलीट होना चाहिए, ये होता है डेटा रिटेशन टाइम। तो नॉर्मली 180 डेज, 180 डेज 66 मंथ का हमारा डेटा कैपेसिटी की 6 महीने का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये इनसाइड सर्वर के ऊपर लॉक्स लॉक्स जो लॉक्स है वो 6 महीने तक अपने इसमें डेटा में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने डेटा स्टोर करने के लिए आपकी उतनी स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए। ठीक है, आप जो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आपका कैपेसिटी कम जो 1 TB का है तो क्या होगा, अगर डेटा ज़्यादा स्टोर हो रहा है डीबी में तो वो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस स्लो होगा। और अगर आपका सिंगल सर्वर है तो पब्लिशर हैंग हो जाएगा या आउट ऑफ सिंक हो जाएगा या बैठ भी जाएगा। ठीक है, तो आपको मैनुअली फिर कंपोनेंट लॉक करके टैग को डिलीट करना बोलना पड़ता है, क्योंकि आप CLI लॉगिन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर लॉगिन CLI का अरूबा का खुद का सेपरेट चलता है, उसमें अपना कुछ भी राइट्स नहीं है डिलीट करने के लिए। वो अरूबा वाले खुद अपना एक पासपोर्ट की जनरेट करते हैं और उसके थ्रू डिलीट करते हैं। वो आपके पास, हमारे पास किसी के पास राइट नहीं। हमारे पास ये GUI का फुल राइट है, लेकिन CLI का लिमिटेड एक्सेस हमारे पास, ये ध्यान रखना। नहीं होगा, डेटाबेस आपको CLI से ही करना है। GUI से करता है आपको तो क्या, वो डेटाबेस सिंक, मतलब आपको डेटाबेस जो अपने रिपोर्ट्स है वो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर का डेटा डिलीट नहीं कर सकते। वो सिर्फ टैग वाला डिलीट कर सकता है, वो राइट सिर्फ उनके पास ही है, अपने पास राइट नहीं है। डेटाबेस के अंदर जाने का राइट सिर्फ टैग को ही है। 100% लेना है, बिना 100% लेना ही लेना है, बिना लेने से वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं खुद दे रहा, मैं खुद HP में हूँ। ठीक है, मैं खुद HP में हूँ। मैं आपको बताया मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं रिसेंटली HP पे ज्वाइन हुआ, तो मैं अभी मेरे पास प्रोजेक्ट है जो बैंकिंग के प्रोजेक्ट है, एक्सिस बैंक का प्रोजेक्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोजेक्ट है, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट है, सारे क्लियर पास का है। तो लास्ट टाइम आपको लगता है इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया नहीं, मैं खुद HP में हूँ। मेरा जो आपको टैग मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा नहीं हैंग हो रहा है इसलिए ना कुछ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। सर्वर आधा घंटा चला जाएगा, वो टाइम डिले हो जाएगा, वो टाइम डिले हो जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ तो वायरस होगा मेरे को लगता है, समथिंग, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कुछ तो वायरस का इशू लग रहा है इसको कुछ।
ऑटोमेटिकली चलता है, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या बोले? हाँ हाँ, माउस ये सर्वर है ना, तो हाथ से कहाँ चलेगा। सेंसर नहीं लगा, हाँ सेंसर ये इसका वाईफाई का सेंसर है, माउस का सेंसर नहीं। माउस डायरेक्ट केबल से लगा हुआ है। वो जो ब्लूटूथ है, सर्वर पे ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, लैन नहीं कनेक्ट किया है, तो उसका सेंसर है। हाँ मुझे लगता है उसका इश्यू हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता, जब से सेंसर लगा ना तब से पर वाईफाई चलोगा तो नेट खत्म हो, नेट ये हो जाएगा, तो फिर मेरे लिए रहेगा वो सिस्टम। अभी इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, मेरा उधर पासवर्ड है। ठीक है, तो मैं एचपी में हूँ, ठीक है, आप मेरा दिखा देना, ठीक है। जब सबको शो कर रहा था और कुछ नहीं। नहीं सर्वर बहुत हैंग हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, नहीं तो हैंग हो चलेगा भी नहीं, बहुत हैंग हो रहा है। नहीं नहीं, आधा घंटा जाएगा वो, और सर्वर सर्वर रिबूट आपको प्रॉपर सर्वर है, वो ये हो जाएगा, फिर मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा आपको बताने के। ये मुझे लगता है वायरस का कुछ देखना पड़ेगा, मुझे कुछ तो वायरस आया होगा, स्कैन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, हम कहाँ थे, हम सर्वर मैनेजर पढ़ रहे थे। सर्वर मैनेजर में एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है। तो ठीक है, हमारा क्या है, इसमें ओपन किया मैंने, इसका नाम डालना पड़ता है। होस्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, होस्ट नेम का नॉट अ बिग डील। होस्ट नेम मैंने एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्वर्स, मतलब नाम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने साइबर रैक लैब डाल दिया। पॉलिसी जोन सर्वर, जोन सर्वर होता है कि आपको मल्टीपल जोन बनाना पड़ता है। जैसे क्या होता है, जोन सर्वर हम कब बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर कंपनी में डिफॉल्ट जोन भी होता है जो डिफॉल्ट में चलता है। डिफॉल्ट यानी जैसे डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट सर्वर नहीं, जैसे डिफॉल्ट जैसे आता है एग्जांपल दूँ, डिफॉल्ट कंपनी का जो नाम होता है एडमिन होता है, समझ, वैसे एक डिफॉल्ट जोन बनता है। तो बाय डिफॉल्ट जोन ऑलरेडी क्रिएट होता है, लेकिन आपको जोन क्रिएट कर सकते हैं जैसे कंट्री वाइज या सिटी वाइज। जैसे आपके पास मल्टीपल सर्वर है, मल्टीपल कंट्री है, तो आप जैसे डीसीडीआर का सेट एग्जांपल लिया, डीसीडीआर में क्या होता है कि डीसी का जो है और डीआर का एक जो है ऐसा बनाना पड़ेगा। ये जब आपको एक्टिव पैसिव या क्लस्टर में सब आप करते हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जोन बनाना पड़ता है। जोन के हिसाब से आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम ये पॉलिसी मैनर जोन बनाते हैं। नहीं नहीं, ये सब क्लियर पास, फायरवॉल इधर पिक्चर के बाहर, फायरवॉल की बात नहीं, ये जोन जो बनता है ये हमारे पास ही बनता है। जोन यानी क्या, अब हम जब क्लस्टर बनाएंगे तो क्लस्टर में क्या होता है, मेरे पास समझो डीसी और डीआर है, तो मेरे पास 6 सर्वर डीसी में और 6 सर्वर डीआर में, ओके। तो अभी 6 सर्वर मेरे डीसी, करेक्ट, जोन फायरवॉल, हाँ बराबर बराबर, जोन वैसे ही बनता है जैसे आपका होता है ट्रस्ट जोन या अनट्रस्ट जोन बनता है, बता आपको ट्रस्ट एंड अनट्रस्ट, करेक्ट। तो सेम विजिटर है, इसमें क्या होता है, पब्लिशर और डीसी और डीआर का जोन बनाना पड़ता है। कैसे होगा, तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपके पास जो 12 सर्वर है, 12 सर्वर में 6 सर्वर आपके डीसी में और 6 सर्वर आपके डीआर में, तो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, मैं आपको क्या करूंगा, डीसी के 6 सर्वर का, ये डीसी मुंबई का 6 सर्वर का जोन बनाऊंगा और 6 सर्वर हैदराबाद डीआर का जोन बनाऊंगा। इससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन पता लगेगा कि मेरे डीसी के 6 सर्वर है, डीआर के 6 सर्वर है, जोनिंग। और उसके हिसाब से मैं ट्रैफिक भेज सकता हूँ जो भी नियर बाय, जैसे एग्जाम्पल बता दिया कि मैं हैदराबाद का मैंने जोन डिफाइन किया, हैदराबाद की नियर बाय सिटी कौन सी है, उसको मैं सारे हैदराबाद को नियर बाय पॉइंट आउट करूंगा कि जो भी नियर बाय सिटी पॉइंट आउट हैदराबाद को करे ना मेरे पास आए। तो इसके हिसाब से ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल आईपी के थ्रू, ठीक है। बोलिए। वो हम लोग डिफाइन करें वर्चुअल आईपी सेटिंग। क्या होता है कि एक वर्चुअल आईपी सेटिंग मतलब क्या होता है कि हम एक वर्चुअल आईपी बनाते हैं और उसको हिट करवाते हैं आपके मल्टीपल सर्वर को। मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है।
तो अब सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि अब जब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या क्या चीज़ की डालना जरूरी है। जैसे हमने नाम डाला पॉलिसी मैनेजर जोन, अगर छोटी कंपनी तो बाय डिफॉल्ट डालें, तो अगर बड़ी कंपनी है तो आपको जोन बनाना जरूरी मैंडेटरी है। कि जोन बनाने से क्या होता है, आप उसके हिसाब से ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लस आपको आइडेंटिफिकेशन भी होगा कि मेरे पास डीसी के 6 है और डीआर के 6 है। क्योंकि दो नॉर्मली जो सेटअप बनता है डीसी डीआर का ही होता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऐसी होती है कि डीसी डीआर का हम सेटअप बनाते हैं। एक्टिव पैसिव मतलब अगर ये बैठ जाए तो मेरा ट्रैफिक डीआर पे चला जाए। नॉर्मली ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर डीआर बोले तो हैदराबादी है, बराबर। नॉर्मल ऑलमोस्ट जितने भी बैंक है सबके डीआर जो भी है वो हैदराबाद में, और मुंबई में डीसी मुंबई में है। ऑलमोस्ट सबका ऐसे ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे पास एसबीआई बैंक भी है, सभी बैंक सबका वैसे ही है, सबका डीआर हैदराबाद है और मुंबई डीसी है। क्योंकि कुछ क्लाइमेटिकली कुछ हो गया है तो हैदराबाद के पास पानी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उधर पानी समंदर नहीं है, बाकी सब समंदर में इधर है, तो इम्पैक्टेबल नहीं होना चाहिए करके हैदराबाद को उन्होंने क्या बनाया कि डीसी डीआर बना दिया है। तो सबके डीआर हैदराबाद में ही है। अभी इसमें इनसाइड सेटिंग मैंने इनेबल करके रखा इनसाइड सर्वर। तो ये होता है प्राइमरी, जब भी आप इनसाइड इनेबल में आपका प्राइमरी सर्वर इनेबल करना है जब आपका छोटा हो। मैं आपको पहले बोला था कि इसमें लिमिटेशन होता है, क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इनसाइड जब पब्लिक सर्वर इनेबल करते हो तो आप इसमें प्राइमरी सर्वर होता है। जो आपका सेकेंडरी सर्वर जब बनेगा, जब आपका डीसी डीआर का रहेगा, वो सेकेंडरी सर्वर बने, एक्टिव पैसिव का सीनियर। बट आपकी छोटी कंपनी तो एक्टिव पैसिव बनाने की कोई जरूरत नहीं, एक सिंगल इनसाइड इनेबल में काम हो जाता है। ओके, इट्स क्लियर। सेकेंडरी सब क्लियर के जब आपके पास सेकेंडरी सर्वर का ऑप्शन, जब आपके पास सर्वर जब बड़ा हो, मतलब अब आप क्या बोलते हैं ये आपका प्राइमरी बन गया, तो आप सेकेंडरी सिलेक्ट करने के लिए किसी और सर्वर को जाके आपको सेकेंडरी करना पड़ेगा। लेकिन वो सारे सर्वर क्लस्टर में होना चाहिए, तो आप सेकेंडरी कर सकते हैं। गॉट इट। क्लस्टर, हम ये जो टेक्नोलॉजी है क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो भी है अरूबा क्लियर पास की टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ओनली फॉर क्लियर पास इन क्लस्टर टेक्नोलॉजी। क्लस्टर यानी क्या होता है, एज अ पार्ट ऑफ दैट ऑल सर्वर इन एक्टिव मोड, नॉट इन पैसिव। गॉट इट। हाँ, तो क्लस्टर हम लोग जब भी आते हैं हम क्लस्टर की बात करते हैं। अभी जब भी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आज का टेक्नोलॉजी सब क्लस्टर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अभी गया जमाना है एक्टिव और पैसिव, एचएसआरपी ये सब खत्म हो गया। अभी सब एक्टिव वाला सिस्टम है। तो मैंने बता दिया। हाँ हाँ, इनेबल करना पड़ेगा। प्लस आपको यहाँ सर्वर जो सिलेक्ट इनेबल द इनसाइड प्राइमरी सर्वर, वहाँ आपको सेकेंडरी सर्वर दिखाया जाएगा। जब आप क्लस्टर में करोगे आपको सेकेंडरी सर्वर का ऑप्शन देगा, आपको सेकेंडरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाम। ये ये ब्लूटूथ का डिवाइस से हिट मार रहा है, बराबर है, क्योंकि इस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट आईपी, डेटा आईपी एंड टीएनएस सेटिंग। ये आपको स्टैंडर्ड है। मैनेजमेंट आईपी मतलब और डेटा आईपी मतलब क्या होता है। अभी आप टेस्टिंग के लिए मैनेजमेंट आईपी डालते हैं। मैनेजमेंट आईपी क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द डिवाइस, मतलब कैसा होता है मैनेजमेंट, जैसे एग्जाम्पल स्विच ले लो या फायरवॉल ले लो, आप उस मैनेजमेंट आईपी के थ्रू एक्सेस कर सको, बराबर। और डेटा आईपी पे क्या होता है, डेटा आईपी पे एंड पॉइंट का रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट होता है। मतलब डेटा आईपी सिर्फ डेटा पैकेट लेके जाने के लिए, एक्चुअल डेटा पैकेट ले जाने के लिए काम होता है डेटा आईपी का। पर मैनेजमेंट आईपी पे कभी डेटा पैकेट ट्रैवल नहीं करता। बट अगर आपका छोटा कंपनी है तो आप मैनेजमेंट आईपी पे डेटा ट्रैवल करा सकते हो। तो डेटा आईपी फॉर दी डेटा एक्चुअल डेटा पैकेट ट्रैवल टू दी डेटा आईपी, नॉट गोइंग टू मैनेजमेंट आईपी। मतलब मैनेजमेंट नॉर्मली हम मैनेजमेंट आईपी जब भी हम काम करेंगे, जब मैनेजमेंट आईपी सिर्फ यूज करने एक्सेस करने के लिए मैनेजमेंट आईपी यूज होता है, उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, ना द पार्ट ऑफ दैट डोमेन। डेटा आईपी में एक्चुअल पैकेट डेटा में और मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन अलग अलग काम करता है, पता है आपको, करेक्ट। हाँ, तो सेम काम मैनेजमेंट आईपी पे आप, यस, मैनेजमेंट आईपी पे आप डेटा ट्रैफिक भी लेके जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बड़ा आपका बड़ा सेटअप है तो आपको बाय रिकमेंडेड बाय द अरूबा आपको पोर्ट डेटा पैकेट आपको अलग ही लेके जाना है, क्योंकि वो डिफाइन करना पड़ता है। तो डेटा, इसलिए डेटा आईपी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, और डीएनएस सेटिंग जो एज पर दी आपका डीएनएस रहेगा, वो डीएनएस सेटिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आपका डीएनएस सेटिंग रहता है, अब प्राइमरी सेकेंडरी।
इसमें बात आते, एक मिनट ओपन हुआ क्या? हाँ ये देखो, ये मैंने डीएनएस, प्राइमरी डीएनएस, सेकंड डीएनएस, फिर टेरिटरी डीएनएस। टेरिटरी डीएनएस का मीनिंग होता है कि अगर दोनों फेल हो जाए तो तीसरे पे जाएगा, थर्ड डीएनएस। ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट पहला यूज होना चाहिए, कितना टाइम आउट होना चाहिए। आप डिफॉल्ट टाइमर यूज, बाय डिफॉल्ट 2 and 5 का यूज किया हुआ है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 बार, टाइम आउट 5 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा आपका। लेकिन याद रहे, जब भी आप डीएनएस सेटिंग, डीएनएस आईपी या डीएनएस के साथ छेड़छाड़ करते हो तो आपको रिबूट का, रेडियस की सर्विस रिबूट होती है, ध्यान रखना है। कोई भी एक्चुअल लाइव या करंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको डीएनएस पर टच भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ जो भी चेंज करोगे वो डायरेक्ट आपको क्या बोलेगा, मैं एग्जाम्पल में ले लिया, तो बोलेगा आपको रिस्टार्ट दी रेडियस, इफेक्ट गिरेगा, आपको रिस्टार्ट होगा उस टाइम में। नहीं नहीं, ओनली ओनली पर्टिकुलर सर्विस रिबूट होती है। ओनली रेडियस की सर्विस इफेक्ट होगा, यूजर को इफेक्ट होगा इस सर्विस से। तो आपको डाउन टाइम लेके ही कुछ करना है इसमें, इसको जब भी आईपी एड्रेस, डीएनए जो भी आप बात कर रहे हो, आपको डाउन टाइम लेकर ही काम करना है। बिना डाउन टाइम पे से कोई भी टच नहीं करना है। अगर लाइव में आप छेड़छाड़ करते हो तो यूजर इससे इम्पैक्ट होगा। बाद में हम लोग ये जो डोमेन सर्वर जो ऐड करते हैं, डोमेन आपको ऐड करना है। आपको डोमेन ऐड करने के लिए आपका डोमेन सर्वर बनाना जरूरी है। जैसे एडी सर्वर हो गया आपका, ठीक है, वो आपको एडी सर्वर यहाँ बाइंड करना पड़ेगा। बाइंड करने के लिए आपको सिर्फ आईपी एड्रेस डालना है जो एडी सर्वर का, और उसके बाद आपको उसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन सा रहेगा, जो आपका एडी का पासवर्ड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। इसके बाद यहाँ आता है पासपोर्ट, इसमें दिख रहा है आपको पासवर्ड सर्वर्स, करेक्ट। एक आपका डोमेन, एक आपका नेट बस। पासवर्ड सर्वर, पासवर्ड सर्वर का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर है एडी के, तो अगर उस वो सर्वर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट डोमेन, तो आप मल्टीपल, अगर इस फ्यूचर फेल हो जाता है तो आपको ये आईपी पासवर्ड सर्वर आपको उस पर पैकेट लेके जाएगा। दैट इज द रिडंडेंसी ऑफ द सर्वर्स। आईपी देख, सेकेंडरी, यस, सेकेंडरी सर्वर का आईपी है, करेक्ट। पासवर्ड है ना, रिडंडेंसी ऑफ द सर्वर, अगर ये फेल हो जाए तो उसके ऊपर वो काम करेगा, आईपी बेस के ऊपर। ठीक है, एक, हाँ ओके, डोमेन नंबर, इसका आईपी है 0.105। ये मैंने एक्चुअली ये पासवर्ड सर्वर नहीं, पासवर्ड सर्वर नहीं, इसके अलावा दूसरा आईपी होना चाहिए। ये मैंने लिप लैब के लिए डाला हो इसके, ये आकिल डॉट कॉम सर्वर का आईपी ही है ये। लेकिन एग्जाम के लिए आप दूसरा कोई भी आईपी डाल सकते हैं, 10.22.22.22, आप उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये नंबर ऑफ सर्वर के आप आईपी डाल सकते हैं। ठीक है, यस, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा डाला, दूसरा भी आ गया उसके अंदर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 200 सा आईपी आ गया नीचे में, पासवर्ड सर्वर में दिख रहा है ये। तो ये हो गया आपका पार्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सर्विस कंट्रोल।
सर्विस कंट्रोल में सारी सर्विसेज जो होती, जो भी रिलेटेड सर्विस, जैसे रेडियस का सर्विस, गेस्ट का सर्विस, इंग्रेस का सर्विस, ये सारी सर्विस आपको यहाँ से स्टॉप ऑफ ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपको टकास का दिख रहा है, 15 नंबर पे रेडियस का सर्वर है, 20 नंबर पे टकास सर्वर है, यह सर यहाँ से आप रिबूट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, जो भी आप सर्विस स्टार्ट करोगे वो आपको हैम्पर होगा। इसमें एडी का सर्विस नीचे का 23 नंबर का सर्विस है, रेडियस का एडी सर्वर का सर्विस है। ओके, ये सर्वर अभी रेडियस सर्वर मैंने बंद किया था आई थिंक लैब में, दूसरे लैब में। आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, यहाँ से जो भी आपकी सर्विस बंद चालू करना है यहाँ से कर सकते हैं, सर्विस कंट्रोल में आकर। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको कभी भी डाउन टाइम लेके ही आपको सर्विस को हाथ लगाना है, क्योंकि सर्विस आप बंद करोगे तो यूज़र इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसको ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका सर्वर बंद है। ठीक है, ठीक है, बड़ी बात देखते हैं इसका कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, बेंच प्रोसेसिंग इंटरवल। ये आपका बाय डिफॉल्ट जो रेडियस डायनेमिक ऑथराइजेशन, ये आपके सीओ चेंज ऑफ ऑथराइजेशन जो होता है, ये इसमें सब नंबर ऑफ बाय डिफॉल्ट कंडीशन डाली। आपको चेंज करना तो कर सकते, बट एज पर दी डिफॉल्ट पे ही जाना। अगर चाहिए तो ही चेंज करना, जरूरत नहीं चेंज करने की। ये आईपी सेक का आईपी वीपीएन सपोर्ट करता है हमारा इसका क्लियर पास नेटवर्क सर्विसेज। ये आपकी नेटवर्क की एसएनएमपी की, अपलिंग एसएनएमपी की, ये सब सर्विसेज के टाइमर है, बाय डिफॉल्ट टाइमर, थ्रेशोल्ड टाइमर, सेकंड। इसको भी आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक आपको ज़रूरत ना हो। कोई भी चीज़ को बाय डिफॉल्ट को आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट पे ही चलता है। अगर कुछ चेंज करना है तो आपको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें भी चेंज करना है पॉलिसी सर्वर, ये बाय डिफॉल्ट जाएगा। ये रेडियस का सर्वर, रेडियस का ये पिप, ये जो है ना, ये आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बट वो बिना डिस्कस करे चेंज नहीं करना है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ही जाने देना, कोई भी चीज़ को चेंज करनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इज रिकमेंडेड बाय अरूबा। जिसकी भी छेड़ने की जरूरत नहीं। अभी लास्ट वाला जो पॉइंट है ये काम का है आपका। इसमें एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल दिख रहा है। एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या होता है, इसमें आपको अगर मेरे को इस क्लियर पास को किसी को एक्सेस देना है, ये सब जगह आपके नेटवर्क में एक्सेस नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं जो आईपी इसमें अलाउ करूँ उसी को एक्सेस मिले मेरे क्लियर पास का, वो ही एक्सेस कर सकते। वो आप यहाँ आईपी डिफाइन करो, बाकी सारे आईपी डिनाई हो जाएंगे और वो उसके एक्सेस सिर्फ उसी आईपी को एक्सेस मिलेगा जो आपने यहाँ डाला है। ठीक है, और इसमें आपको अलाउ करके बाकी सब डिनाई हो जाएगा। और इसमें क्या क्या देना है, सीएल एक्सेस देना है, पॉलिसी मैनेजर आप यहाँ डिफाइन भी कर सकते हो, उस बंदू को क्या एक्सेस मिलना चाहिए उस आईपी के ऊपर। ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का आप ये एक टैब है जिसमें आप अपने क्लियर पास को सबको ना देते हुए सिर्फ जितने आपने आईपी डाला उसी को एक्सेस मिलेगा, और वो भी आपने जो रोल दिया, जो रोल आपने सेंड किया पॉलिसी मैनेजर इनसाइड, सिर्फ उसको इनसाइड मिलना चाहिए, तो वही रोल उसमें मिलेगा उसको। ओके, किधर है ये रिसोर्स नेम है। ये रिसोर्स नेम बोले तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ग्रेफाइट बोले तो एक टाइप ऑफ रोल है, जैसे पॉलिसी मैनेजर होता है, सीएल है, वैसे एक नाम ऑफ ग्रेफाइट है, उसका तो यूज़ ही नहीं होता अपने पास। वो बाय डिफॉल्ट इसमें नाम आया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में नाम डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, किसी को एक्सेस देना है नहीं देना, आप वहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे नेटवर्क में सिर्फ 5 ही आईपी पे एक्सेस होना चाहिए, बाकी सब एक्सेस में नहीं, ओपन में एक्सेस नहीं होना चाहिए एज पर द सिक्योरिटी रीजन। करेक्ट ना? अगर कोई भी अगर आईपी मालूम हो जाएगा तो क्या करेगा, कोई भी आईपी डालेगा और एक्सेस कर लेगा तो मल्टीपल टाइम। हाँ, वो मल्टीपल आईपी से पासवर्ड डालेगा, ट्रेक करने की कोशिश करेगा। हमको एक्सेस ही नहीं देना है, उसको डायरेक्ट ब्लॉक ही करना है कि मेरे को सिर्फ 4 या 5 जो मेरे नॉन यूजर है उसी को एक्सेस मिले, बाकी सबको क्या करें, डिनाई करें। तो यहाँ से आप एक्सेस रूल लगा डाल सकते हैं, जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बोलते हैं उसको, जिसके थ्रू आपको एक्सेस कवर मिलेगा। बाकी सब जो एसएचआई पब्लिक है, आपको जो दिख रहा है सारा वीपीएन स्ट्रक्चर के लिए बना हुआ है, जो आईपीवीपीएन आप जब बनाते हो उसके लिए होता है। बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें वीपीएन हम लोग यूज़ नहीं करते इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी में, बट बाहर पता नहीं, बट नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। बट आप इसमें वीपीएन का टनल बना सकते हो, इसमें फीचर्स है।
बराबर। इसमें एनी डिवाइस आपको जो वीपीएन बनेगा किसी वीपीएन के साथ, यूजर के साथ नहीं, वीपीएन जो भी बनेगा वो आपका रहेगा कोई नेटवर्क डिवाइसेस। आईपी से ही सब देखो, नंबर ऐसे से दिख रहा है, जीआरई है, सब टनल्स है, पता नहीं टनल है नहीं, सब वीपीएन के टाइप से। ये आपको नेटवर्क डिवाइस के साथ में एक्सेस करने के लिए, इधर से उधर पॉलिसी मारने के लिए, उसके लिए लगा हुआ है। विलन विलेन क्रिएट, विलन आप यहाँ विलेन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये पहला चेंज द पासवर्ड। ये चेंज द पासवर्ड जो पहला टैब है, इसमें क्या होता है, ये आपका सीएलआई का पासवर्ड, चेंज द पासवर्ड है नहीं, जो भी आपका सीएलआई लॉगिन होता है उसका आप पासवर्ड यहाँ से आप रिसेट कर सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है सीएलआई का पासवर्ड, आप भूल गए, आपको पता नहीं, तो आप यहाँ डायरेक्ट नया पासवर्ड डालो, वो आपको डायरेक्ट असाइन हो जाएगा और वो एक्सेस होगा, सीएलआई एक्सेस। यहाँ से आप सीएलआई एक्सेस चेंज कर सकते हो। आप सीएलआई के थ्रू पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हो, आपको जीओआई के थ्रू ही पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, वो भी ऐप एडमिन। ऐप एडमिन किसके लिए होता है, सीएलआई के लिए, पता है आपको ना, पहले लेक्चर में बताया था, रिवाइज करो चीज को, ठीक है। तो ऐप एडमिन जो होता है, ऐप एडमिन का पासवर्ड, सीएलआई का पासवर्ड आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। आप भूल भी जाओ तो कोई इशू नहीं, आपको पुराना पासवर्ड नहीं डालना है, डायरेक्ट नया पासवर्ड डालना है और आपको यूज करना है। ये किसके लिए, ऐप एडमिन, सीएलआई के लिए यूज होता है। अभी इसमें क्लस्टर वाइड पैरामीटर जो आपको बोला था, क्लस्टर वाइड पैरामीटर में क्या होता है, इसमें आपको ये सब चीजें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा तो सिर्फ ये चीजें, जो आपका नंबर ऑफ, ये जो है ना, ये सिक्योरिटी रीजन, ये नंबर ऑफ पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ये आपको चेंज करने के लिए एज पर द सिक्योरिटी रीजन चेंज करना पड़ता है। जो आपको बाय एज पर मोर सिक्योर आपको सिलेक्ट करके चेंज करना है, बाकी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। बाय आपको बाय डिफॉल्ट आपको जो टाइम ये है, दिस टाइम आइडियल टाइम, आइडियल टाइम आपको 360 मिनट है, ये आपको चेंज करना है। अगर आपका सीएल, एक सेकंड, ये आपका रहेगा, एक सेकंड यार, अच्छा मैं बोल, ये जो आइडियल टाइम मतलब आपका जो स्क्रीन का लॉगर टाइम है 360 मिनट्स है, तो ये आपको 30 मिनट 15 मिनट आप डाल सकते हो, बाय डिफॉल्ट 360 मिनट दिया हुआ है, तो ये आपका स्क्रीन का लॉगर टाइम है। सीएलआई का लॉगर टाइम क्या है, 150 मिनट्स, ये आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको कंपनी के हिसाब से 360 मिनट, आपका जो स्क्रीन है लॉगिन रहेगा 360 मिनट लॉगिन रहेगा, आप चढ़ के चले भी जाओगे तो ये गलत है। एज पर द सिक्योरिटी रीजन आपको कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, करेक्ट। लॉगआउट स्क्रीन, कोई अनवांटेड कोई भी चीज आपका कोई बंदा एक्सेस करके कोई भी चेंज कर सकता है, इसलिए आपका लॉगआउट टाइम कम से कम होना चाहिए। यहाँ 360 मिनट बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, गॉट इट। इसके बाद ऊपर वाला अलाउ कॉन्करेंट एडमिन लॉगिन, ठीक है। ये आप अगर कॉन्करेंट लॉगिन, ये कॉन्करेंट लॉगिन है, मल्टीपल आप लॉगिन कॉन्करेंट लॉगिन आप क्रिएट कर, जैसे आप बोला कि एक क्लियर पास को 10 लोग 20 लोग एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम, ओके। तो अगर आपको बंद करना है यहाँ से आप बंद कर सकते हो, ओके, ठीक है। उसके बाद आपका, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट सेशन बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका, वो आपको जितना चाहे उतना सेशन आप लॉगिन कर सकते हो, कुछ उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इस कॉन्करेंट सेशन आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम, कोई इशू नहीं है उसका। यहाँ यूजर बेस आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, जितने आपने यूजर अपने बनाए वो सबको एक्सेस एट ए टाइम ले खोल सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं। हाँ, तो सिर्फ जो यूजर, एक ही यूजर का एक्सेस होगा एट ए टाइम, एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है, कोई भी 10 यूजर में से कोई भी एक ही यूजर लॉगिन कर पाएगा, बाकी 9 यूजर नहीं लॉगिन कर पाएंगे, समझे। कॉन्करेंट सेशन का मीनिंग होता है कि कॉन्करेंट बोले तो एट ए टाइम जितने भी यूजर आपने हैं वो सब लोग एक साथ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको फॉल्स कर दिया तो उसका मीनिंग हो गया कि वो एक ही यूजर एट ए टाइम 10 में से कोई भी एटीडी एक, अगर 10 में से एक यूजर लॉगिन किया तो बाकी 9 यूजर वेटिंग में चले जाएंगे, वो लॉगिन नहीं करेंगे। उसको 9वां यूजर को छोड़ना, वो जो पहला यूजर को छोड़ना पड़ेगा, जब जाके वो 9वां यूजर लॉगिन करेगा।
तो वो जब अब आप जब एडमिन की जो एक्सेस करने की पॉलिसी बनती है ना सर्विसेज, उसमें आप बनाते हो ना कितने लोग को एक्सेस होना चाहिए, कितने लोग का यूजर नेम, तो वो सब आपके पास रिकॉर्ड होता है कि मेरे यूजर को मैंने कितने लोग को एक्सेस दिया हो। तो वो आपको पास रिकॉर्ड होता है कि मैंने 10 लोग को एक्सेस दिया तो 10 लोग ही एक्सेस करेंगे। वो आपने अपने परमिशन दिया होता है कि आपको पॉलिसी में कॉल करना पड़ता है उसका डोमेन आईडी, तब जाके एक्सेस मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो आपके पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपके यूजर को कौन एक्सेस करने वाला है, आपके क्लियर पास में सब आपके पास एक्सेस होता है। ये राइट्स होता है कि आप कितने यूजर को एक्सेस दे रहे हो। फिर लॉग इन बैनर मैंने बोला कि क्या बोला मैंने, अच्छा मैंने बोला, एक मिनट, मैंने क्या बोला मैं भूल गया किसके, हाँ पॉलिसी, ये तो सर्विसेज की बात आपको अभी समझेगा नहीं, जब हम बनाएंगे तो बताऊंगा। कैसा होता है ना कि अगर मेरे पॉलिसी से क्लियर पास मैनेजर को एक्सेस देना है तो उसके लिए हर चीज के लिए देखो, क्लियर पास में हर चीज के लिए सर्विस बनती है, चाहे ऑथेंटिकेशन हो चाहे वेब ऑथेंटिकेशन हो, हर चीज के लिए सर्विस बनती है। वो सर्विस के ऊपर ही कॉल होता है। जैसे एग्जाम्पल फायरवॉल में रूल बनता है, तो रूल के हिसाब से रूल के हिसाब से यूजर को एक्सेस मिलता है, रूल के हिसाब से उसको हम एक्सेस देते कि इस यूजर को क्या क्या एक्सेस मिलना चाहिए, इस यूजर को हम लोग क्या क्या वेबसाइट चलना चाहिए, सारे राइट्स वो सब उसके रूल के हिसाब से काम करता है। वैसे ही हमारे पास रूल्स होते हैं, जैसे मैकऑथ का हो गया, वेबऑथ का हो गया, ये क्लियर पास क्या लॉगिन का हो गया, हर एक का रूल बना हुआ, उस रूल के हिसाब से पॉलिसी काम करती है। और हमारा जो क्लियर पास काम करता है टॉप टू बॉटम, जो पॉलिसी वर्क करेंगी नीचे ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर से काम नहीं, ऊपर से नीचे, पहले ऊपर का रूल चेक करते करते नीचे आएगा, वो पहले टॉप रूल को हिट करेगा। ओके, अगर आपका डिनाई एक्सेस प्रोफाइल रहेगा तो पहले डिनाई को प्रोफाइल हिट करेगा। अगर आप डिनाई में आपका मैक मिला तो उसको अलाउ नहीं मिलेगा, अगर डिनाई में नहीं मिला तो बाकी एक एक पॉलिसी नीचे चेक करते आएगा। हमारा पॉलिसी काम करता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मेरा कहना था कि हम लोग जो भी कॉल करेंगे सब पॉलिसी बेसिक काम करेंगे, सब पॉलिसी के ऊपर से ही काम होगा। ये क्लियर पास में मोर सिक्योर है, सब पॉलिसी बेसी है, कोई भी एनी करके चला नहीं चलेगा, सब रूल बनाना पड़ता है, इनपुट से पॉलिसी बनती है, प्रोफाइल बनता है, वो प्रोफाइल ऐड होता है, उसके बाद ही पॉलिसी काम करती है। सिर्फ सर्विस बनाने से काम नहीं होता, उसको टर्म्स एंड कंडीशन बहुत से रहे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन बैनर में आपको पता है, लॉगिन बैनर आपको जब बनाए थे, लॉगिन बैनर आपको यहाँ आके बनाना है, ठीक है। लॉगिन बैनर आने क्या होता है कि जो भी आपको है, जब भी आपको लॉगिन बैनर कब आएगा, जब आपका लोगो आने के बाद लॉगिन बैनर आता है, पता है आपको, मैंने बताया था पहले लोगो आएगा जब भी, तो उसके बाद लॉगिन बैनर आप जो डालोगे यहाँ आएगा, वो ये लॉगिन में इधर आता है, ठीक है, ये सब चीज इधर आता है। तो आप घर में इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिक चीज, बाद में तो आपको आगे बताने का है बहुत कुछ, लेकिन बेसिक चीज आप कर सकते हो घर में, ये आपके लिए ठीक है। ये आपका इंटरनल क्लीनअप इंटरनल का मीनिंग होता है कि आपका जो लॉग्स है वो कितने दिन तक आपके एक्सेस टैकर में रहता है। क्या दिखा है मैंने, एक्सेस टैकर में रहता है। एक्सेस टैकर में आपका डेटाबेस होता है सिर्फ 7 दिन तक, 1 वीक का डेटा आप एक्सेस टैकर में देख सकते हो, फेच कर सकते हो। उससे ज्यादा डेटा आपको अगर लॉग चेक करना है तो आपको इनसाइड का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर इनसाइड नहीं है आपके पास तो अगर आपने अनटिल एंड अपने इनसाइड इनेबल नहीं किया तो आप कोई भी लॉग चेक नहीं कर सकते। अगर आपने इनसाइड इनेबल नहीं किया तो आपको अगर लॉग चेक करना तो इनसाइड आपको मैंडेटरी इनेबल करना पड़ेगा उस फीचर्स को, तो ही आप लॉग चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने भूल गए, मैंने भूल गया इनसाइड चालू करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अभी इनसाइड इनेबल किया और अभी लॉग चेक है, पॉसिबल नहीं। आपका लॉग जनरेट करने के लिए कम से कम 12 घंटे का समय चाहिए। ठीक, हाँ, उसको डेटाबेस में आने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर आपको अभी मैंने बताया कि 7 दिन का ही डेटा आप एक्सेस ट्रैकर में देख सकते हो, 7 दिन का ही लॉग देख कर सकते हो, लेकिन आपको 7 दिन से ज़्यादा के लॉग चाहिए तो आपको इनसाइड का ही रिपोर्टिंग टूल का ही हेल्प लेना जरूरी है। उसके बिना आप कोई भी लॉग को चेक नहीं कर सकते। लेकिन हमारे क्लियर पास में आपको लॉग इज़ वेरी मैंडेटरी, हर किसी में आपको लॉग ही चेक करना है, क्योंकि हमारे पास लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि कोई सी चीज़ को कोई यूज़र आया, कोई हैम्पर यूज़र हुआ, हमने उस दिन में बंदा क्या एक्सेस किया, क्यों ब्लॉक हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको लॉग के थ्रू मिलती है। तो लॉग हमारे क्लियर पास में बहुत काम की चीज़ है, और उसको आपको उसके रिपोर्टिंग और ट्रबल शूटिंग पार्ट में बहुत काम करता है। ये लॉग सब कुछ खेल लॉग का ही, क्योंकि एक बार पॉलिसी बन गई तो आपको पॉलिसी को टच नहीं करना है, आपको ट्रबल शूटिंग करने के लिए सिर्फ लॉग ही चेक करना पड़ेगा। तो 7 दिन का डेटा रहता है, मैंने बताया था। उसके बाद आपका आता है गेस्ट एक्सपायरी गेस्ट अकाउंट क्लीनअप इंटरवल। अभी ये इसमें जो होता है 365 डे का डेटा, ये गेस्ट के लिए, गेस्ट पोर्टल के लिए, ओके, नॉट फॉर क्लियर पास के लिए। गेस्ट पोर्टल जो होता है उस पर 365 का डेटा, अकाउंट डेटा ना कि यूजर, लॉग फॉर अकाउंट। अकाउंट माने क्या होता है अकाउंट मतलब जो आप यूजर को एक्सेस दे रहे हो उस क्लियर पास का गेस्ट के थ्रू, उसका अकाउंट हम लोग 365 एक्सपायर टाइम है उस अकाउंट का, ना कि यूजर का।
गॉट इट ना? आपको समझ में आया डिफरेंस मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया बता देता। अभी एग्जाम्पल मैं बताया कि लॉग जो होते हैं वो यूजर के होते हैं, करेक्ट? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, गेस्ट अकाउंट क्लीनअप मतलब जो हमारे यूजर को गेस्ट का किसी ऑपरेटर को या किसी रिसेप्शनिस्ट को मुझे एक्सेस देना है किसी को मैक वाइट लिस्टिंग करने के लिए, ठीक है? कि नया डिवाइस या कोई यूजर को मैक वाइट लिस्ट कराना है एज अ पॉलिसी थ्रू, तो उसको मैं को अपने गेस्ट का पोर्टल का क्लियर पास का एक्सेस ना देते मैं उसको गेस्ट का एक्सेस दूंगा। किसका दूंगा? गेस्ट का, टेम्पररी गेस्ट एक्सेस, जिसके थ्रू मैक वाइट लिस्टिंग कर सकती है। उस अकाउंट को डिलीट होने का इंटरवल टाइम बाय डिफॉल्ट वो 1 साल है, ठीक है? प्रोफाइल अननोन एंड पॉइंट क्लीनअप 0 रखा हुआ है। अगर आपको इसमें बाय डिफॉल्ट ये सब बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, जो भी कंडीशन है बाय डिफॉल्ट है। ये नोटिफिकेशन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो भी आपको अलर्ट आए, वन एरर जो भी आपको यहाँ मेल के ऊपर आप आएगा, लेकिन आपको इसमें SMTP कॉन्फ़िगर होगा तो ही आपको जो भी क्लियर पास में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी होती है, जैसे कुछ बैठ गया, सर्वर सिंक हो गया, सर्वर आउट ऑफ सिंक चला गया, तो उसका अलर्ट आपको मेल पे आने के लिए आपको यहाँ मेल डालना पड़ेगा, तो ये आपको नोटिफिकेशन आएगा जो भी आपके अलर्ट के हिसाब से, जैसे वान अलर्ट है या एरर अलर्ट है, इन्फोन में अलर्ट है, ये सारे अलर्ट्स आपको मेल के थ्रू हिट हो जाएगा। अगर आपके क्लियर पास में कुछ भी है एक्टिविटी, जैसे सर्वर बैठ रहा है या सर्वर फुल स्टोरेज हो गया, इसका आपको मेल अलर्ट के थ्रू पता चलेगा। SMS गेटवे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो ही SMS आएगा। SMS मेल ये सब आपको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ही आपको हिट करके डायरेक्ट SMS थ्रू मिल सकता है या मेल के थ्रू मिल सकता है। अभी स्टैंड बाय पब्लिशर मैंने बताया था कि पब्लिशर बनता है, उसके बाद स्टैंड बाय पब्लिशर। स्टैंड बाय पब्लिशर हमारा बनता है इधर, पब्लिशर का ये प्राइमरी, इसके बाद ये सेकेंडरी पब्लिशर करने के लिए आपको ट्रू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ IP डालना पड़ेगा जो आपका सेकेंडरी सर्वर रहेगा। उसके लिए आपको 2 सर्वर होना जरूरी है, लेकिन मेरे पास एक ही सर्वर लैब के लिए, तो इसमें आपको नहीं दिखाएगा। अगर आपका 2 सर्वर है तो स्टैंड बाय पब्लिशर ऑटोमेटिक यहाँ डिटेक्ट करेगा, करेक्ट? हाँ, अगर आपका प्राइमरी ऑलरेडी बना हुआ है स्टैंड बाय, अगर वो फेल हुआ तो इसके ऊपर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको ट्रू टिक मार्क करना जरूरी है। उसके साथ आपको यहाँ सिलेक्ट स्टैंड बाय पब्लिशर का IP डालना जरूरी है। स्टैंड बाय पब्लिशर का IP मतलब सब्सक्राइबर का IP, गॉट इट? सब्सक्राइबर का IP। पब्लिशर हमारे पास एक ही होता है, स्टैंड बाय पब्लिशर हम सब्सक्राइबर को बनाते हैं, गॉट इट? स्टैंड बाय पब्लिशर और स्टैंड बाय पब्लिशर इनेबल नहीं करते हम लोग, हमारे पास पूरे क्लस्टर में पब्लिशर एक ही होता है। स्टैंड बाय पब्लिशर जब भी हम क्रिएट करेंगे हम लोग सब्सक्राइबर को IP डालेंगे, वो स्टैंड बाय पब्लिशर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसको कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यहाँ उसका IP डालना है, दैट्स इट। ओके, समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिपीट करता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और ये समझना जरूरी। जो भी आपको पढ़ा रहा हो समझ में आ रहा है ना, ये तो आपका वेस्ट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपको पब्लिशर आपने बना दिया, आपको पास जैसे मैंने समझा लिया, आपके पास 10 सर्वर है एग्जांपल, अब उसके बाद 10 सर्वर में से आपका एक हो गया पब्लिशर, आपके बचे कितने? 9 सर्वर बने, 9 मतलब 9 सब्सक्राइबर बचे, ठीक है, करेक्ट? तो सारे 9 सब्सक्राइबर आपको इधर दिखेंगे, पूरे इधर दिखेंगे। उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जिसको आपको स्टैंड बाय पब्लिशर बनाना है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, वो बन जाएगा इधर स्टैंड बाय पब्लिशर। या हाँ, सब्सक्राइबर, यस। अभी जब भी आप बनाते हो, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड इसमें क्लीन करना पड़ेगा। अभी आप जब बनाते हो ना ये, तो ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पब्लिशर का रोल, आपको जब पब्लिशर बनता है मैं आपको दिखा दूं, इसमें आपको यहाँ नाम जब डालते हो ना, तो हम नाम के पास क्या लिख देते? पब्लिशर लिख देते हो। तो जो आपको जो पब्लिशर बनाना है तो इसको प्राइमरी लिख देंगे और सेकेंडरी दूसरे को लिख देंगे, तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी पड़ जाएगा। मैंने इसको लिखा था, समझ में है? तो इसलिए नॉर्मली हम लोग नाम लिखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पहले डिफाइन करते तो नाम ऑटोमेटिकली फेच होता है उधर, ठीक है? इसमें कोई डाउट? अब ये इसके बाद है फेलोर टाइम, 10 मिनट का फेलोर टाइम, मतलब 10 मिनट तक बंदा प्राइमरी पब्लिशर अगर अब नहीं आया तो 10 मिनट के बाद ये टेक ओवर कर लेगा। इसका बाय डिफॉल्ट टाइम वैल्यू है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, डिपेंड आपको कितने देर में चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसका 10 मिनट्स का टाइम हो रहा है कि 10 मिनट तक पब्लिशर
प्राइमरी पब्लिशर अगर अपडेट अप नहीं आया तो सेकेंडरी पब्लिशर जो बनाया है वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेगा और अपना काम करना चालू कर देगा। ओके, ये कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस IPv4 और IPv6 लिखने अपना IPv4 हो तो अपना IPv4 यूज करो, IP6 नहीं तो IPv6 ये आप डिफाइन कर सकते हैं आपके पास जो भी आपके नेटवर्क में आईपी हो। एट ए टाइम एक ही आईपी आप चलेगा, IPv4 यूज करो तो IPv6 यूज करो। ये डेटाबेस कॉन्फ़िग है जो ऑटो बैक का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है इसमें होता है। बाय डिफॉल्ट बैच इंटरवल 5 सेकंड का रखा हो, ये बाय डिफॉल्ट है सब कुछ है, इसको आपको चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये बस ये तीन ही चीज, बस बस करेक्ट बराबर। अभी मुझे आपको अभी जितना लेक्चर हो गया मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अभी आप पब्लिशर क्या काम करेगा, पब्लिशर क्या काम होता है बताइए मुझे थोड़ा आपका। हम्म हम्म बराबर। बट हम लोग पब्लिशर जो है, पब्लिशर का मेन काम क्या है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करना कि एंड पॉइंट का रेडियस टकास का रिक्वेस्ट भी उसके ऊपर हिट होगा, सिर्फ क्या कॉन्फ़िगरेशन करेगा पब्लिशर? ये तीनों काम कब करेगा, उसके में उसके अंदर भी कंडीशन है, क्यों तीनों काम कब करेगा वो, जब उसका सेटअप छोटा हो तब हम उसको पब्लिशर को ही सब लोग रोल दे सकते हैं, लेकिन आपका कंपनी का यूजर ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ सेपरेट सेपरेट डिफाइन करेंगे। पर आप बताया ना मैंने ये बात भी आपको, अगर आपके पास 100 यूजर या 200 यूजर है तो आपको एक पब्लिशर के ऊपर ही आप एंड पॉइंट रिक्वेस्ट चला जाएगा, उसमें आपका पब्लिक कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी मैनेजर बन जाएगा और सब कुछ इनसाइड भी उसके ऊपर ही बनेगा। लेकिन आप नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा है तो आपको सेपरेट सेपरेट सर्वर पे सब कुछ आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइबर क्या काम करता है, ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर का क्या काम है? हाँ नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, टोटल रॉन्ग, आप समझे नहीं पढ़ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बताया था। सब्सक्राइबर जो होता है वो एंड पॉइंट के जो होते हैं, जो यूजर से जैसे लैपटॉप हो गया डेस्कटॉप हो गया, इसका सारा अथेंटिकेशन रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। सब्सक्राइबर क्या करेगा, रेडियस या टकास का जो भी रिक्वेस्ट होगा, जो ट्रिपल ए सर्वर का रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइबर हैंडल करेगा। ट्रिपल ए सर्वर बोले तो टकास और रेडियस, ये सर्वर का जो भी रिक्वेस्ट है वो कौन हैंडल करेगा, ओनली फॉर सब्सक्राइबर ही हैंडल करेगा। अगर इसमें ऑप्शन मैं बताया था, अगर ये बात भूल जाओ आप कि छोटा सेटअप बड़ा सेटअप, इतना याद रखो, पब्लिशर आपका सिर्फ पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना हुआ है और सब्सक्राइबर आपका जो बना है वो रेडी ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन करने के लिए बना हुआ है, बस इतना याद रखो। पॉलिसी जो भी जो आप चेंज करते हो पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर जो पब्लिशर है वो सिर्फ पॉलिसी बनाने का और उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करने का सब्सक्राइबर पे काम पब्लिशर का है। आपको कॉन्फ़िगरेशन जो को भी चेंज करना है, जो डिलीट करना है, वो आपको सिर्फ पब्लिशर पे ही करना है, वो सब्सक्राइबर पे आपको करने ही नहीं देंगे, आप चाह कर भी आप नहीं कर सकते, छोड़ दो बात। तो आपको जो भी काम करना है पब्लिशर पे ही करना है, कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट आया चाहे मॉडिफिकेशन हो चेंज हो वो ओनली फॉर पब्लिशर ही करता है, और सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन ही करता है। गॉट इट, ये मेन डिफरेंस समझ लो, वो ऑप्शन में बताता हूँ अंटिल एंड लो छोड़ दो, ये दो मेन काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करता वो। और इनसाइड का काम क्या है? हाँ, सब पता। हाँ, इनसाइड ओनली फॉर रिपोर्टिंग टूल्स, ओनली रिपोर्ट के लिए इनसाइड यूज हुआ, इसके ऊपर कोई ट्रिपल ए का ऑथेंटिकेशन नहीं होता, याद रखना। इनसाइड पे कोई भी ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन नहीं, आप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते, ओनली रिपोर्ट रिलेटेड बात, रिपोर्ट जनरेट करना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट की बात होती है वो इनसाइड के ऊपर ही होती है, इसके अलावा कोई भी दूसरा सर्वर इसको हैंडल नहीं करता। तीनों का तीन अलग काम है, पब्लिशर का काम है पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना, सब्सक्राइबर का काम है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट रिक्वेस्ट हैंडल करना, थर्ड है इनसाइड का सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग का। सबका काम अलग अलग डिफाइन है, कोई भी अपना काम इसको नहीं देता, याद रखना। नहीं नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बराबर, डेटाबेस स्टोरेज क्योंकि लॉग जनरेट होता है ना उसके ऊपर।
ठीक है। तो ये टकास और रेडियसर हमारे पास इनबिल्ड होता है ये टकास का टैब से। ये जो टकास का टैब जो दिख रहा है, ये टकास का टैब किसके लिए है? ये टकास का टैब अगर आपके पास टका ये आउटसाइड द टकास, मतलब एग्जांपल मैंने अपने क्लियर पास को अपने क्लियर पास के टकास के थ्रू ऑथेंटिकेट न करवाते, मैंने इस क्लियर पास को किसी सिस्को आइस के टकास के थ्रू या सिस्को के ट्रिपल ए सर्वर जो होता है उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करवाना चाह तो वो आप कर सकते विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब टकास सर्वर थर्ड पार्टी रहेगा, उसके थ्रू ऑथेंटिकेट होगा। ये टैब है। गॉट इट? यस, यहाँ आप थर्ड पार्टी सर्वर का आईपी डालोगे। आपका जो प्राइमरी सर्वर का आईपी जो होता है वो डालना पड़ेगा। यहाँ सर्वर का आईपी रहेगा जो भी रहेगा वो, और इसका जो प्रीसेट की डालना पड़ेगा जो रहेगा वो, ठीक है। और इसका ये इसकी इधर इसके लिए जरूरत नहीं, ये सिर्फ आउटसाइड मतलब थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेट करवाने के लिए जरूरत है बस। वो करने के लिए आपका अलग सर्विस में जाना पड़ेगा। यहाँ आपको क्रिएट नहीं करना, आपको सर्विस में सिर्फ काम करना है, वो इनबिल्ड है। ये सिर्फ ये थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेट करवाने के लिए हम इसमें थर्ड पार्टी का आईपी डालेंगे। ओह माय गॉड, वो उसका टाइम खत्म हो गया था इसलिए वो चला गया। हाँ, सेव कॉन्फ़िगरेशन का टैब होता है ना, हर चीज के करने के बाद उसको सेव करना कंपलसरी है। एक सेकंड, नहीं अगर सेव नहीं करोगे तब वो चेंज सेव नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। अभी इसमें आपको नीचे दिख रहा है सेव का टैब, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको। हर चीज में, हाँ हर चीज में आपको सेव करना है। जब तक आप सेव नहीं करोगे तो वो कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट पुराना वाला रिवर्ट बैक हो जाएगा। और इसके अंदर आपको देखो इसमें कलेक्ट लॉग, आप लॉग क्लियर कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, नाम डाल के कुछ भी टेक्स्ट लॉग इसमें आता है, सिस्टम लॉग, पॉलिसी मैनेजर लॉग, कैप्चर नेटवर्क कैप्चर, पैकेट कैप्चर आप ले सकते हैं यहाँ से, लाइव पैकेट कैप्चर ले सकते हैं, डम लॉग ले सकते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लॉग आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन लेना है बैकअप तो यहाँ से आप कलेक्ट लॉग, यहाँ से लॉग कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे जो भी आपको लॉग चाहिए, स्पेसिफिक दिन का चाहिए, डेट का चाहिए तो आप डेट वाइज भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप कलेक्ट लॉग, नहीं कॉन्फ़िगरेशन बैकअप का टैब अलग है। ये एक लॉग है, लॉग्स, ठीक है। बैकअप का इधर आना है आपको, बैकअप में यहाँ आपको आके यहाँ से आपको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्लियर पर सेशन लॉग, डेटा लॉग, सेशन लॉग बोले तो आपके जो लॉग है ना वो इनसाइड के वो लॉग आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन बैकअप जो चाहिए वो लेकर वो आपको यहाँ से बैकअप स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ नाम डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टोर करने का फंडा थोड़ा सा अलग है। यहाँ रिस्टोर करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। नॉर्मली जैसे आप फायरवॉल में रिस्टोर करते हैं इस तरह से आप यहाँ रिस्टोर नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर आपका सर्वर क्लस्टर में है, अगर आपका सर्वर क्लस्टर में रिस्टोरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिशर पे ही करना और कोई भी सर्वर पर रिस्टोर नहीं करना है, याद रहे। लेकिन अगर आपका सर्वर, अगर एग्जाम्पल दिया आपके पास 12 सर्वर है, उसमें आपका एक है पब्लिशर, जो रिस्टोर करना है तो आपको पब्लिशर को आपके क्लस्टर से बाहर निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन बैकअप रिस्टोर करना है तो आपको क्लस्टर में से बाहर निकालना पड़ेगा पब्लिशर को, उसके बाद उसको रिस्टोर करके वापस उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने क्लस्टर में रहते हुए
अगर आपने क्लस्टर में रहते हुए रिस्टोर कर दिया तो वो क्लस्टर क्रैश होने का 100% चांसेस होता है। तो जब भी आप रिस्टोर करते हो तो आपको उस पब्लिशर को क्लस्टर से बाहर निकालने के बाद ही आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही रिस्टोर करते हो तो आपका क्लस्टर 99% चांसेस है कि क्रैश होता है। याद रखना, 99% बता रहा हूं, क्रैश होने का चांसेस होता है। तो बैकअप, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका, क्या बोले? क्लस्टर से बाहर निकालने का तरीका बात इधर है, देखो दिख रहा है आपको, इसमें मेक अ सब्सक्राइबर बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ ही पब्लिशर सब्सक्राइबर बनता है। तो आपको एग्जिट, यहाँ आपको एग्जिट करके ऑप्शन आता है, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मेरे पास एक ही सर्वर है करके, तो आपको एग्जिट करके ऑप्शन आता है क्लस्टर में से, तो हाँ ऐप से आप बाहर निकल जाते हो। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है, मल्टीप्ले में आता है। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको रिस्टोर मेक अ सब्सक्राइबर और ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है। इसमें आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन देता है। इसमें एक मिनट, इधर है मेक अ सब्सक्राइब, यहाँ ज्वाइन करने का, वापस आईपी डालने का पब्लिशर का और ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से होता है मेक अ सब्सक्राइबर, ये टैब से ज्वाइन होता है और यहाँ से यहाँ को निकलने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जब भी आप रिस्टोर करते हो थोड़ा प्रिकॉशन लेना। बैकअप लेने के लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन डालने के लिए आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो आपका क्लस्टर क्रैश होता ही होता है। तो ध्यान रहे जब भी आप काम करते हो, एक सिंगल सर्वर है तो कोई इशू नहीं, अगर मल्टीपल सर्वर है तो आपको ध्यान रखना है। ये पॉलिसी जोन जो बोले थे हमने, जो पॉलिसी जोन यहाँ जैसे पॉलिसी जोन आप बनाना पड़ता है, पॉलिसी जोन ये जोन बनता है जो आप जोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जोन ऐसे बनाना पड़ता है। मल्टीपल जोन जो बोला था DCDR जोन, तो यहाँ बनता है वो। ओके, ये यार से कुछ तो है लपड़ा। ठीक है, उसके बाद आ गया टारगेट इवेंट। टारगेट इवेंट आपका जो होता है, टारगेट इवेंट बोले तो आपको सिस्लॉक सर्वर के इस तरह के SNMP सर्वर आप यहाँ से बना सकते हो। टारगेट इवेंट बोले तो जैसे एक्सटर्नल आपको इसमें क्लियर पर एक्सेस करने के लिए आपको IP सर्वर URL डाल के आप एक्सेस कर सकते हो, वो टारगेट इवेंट हो गया। बाहर से एक्सेस करने के लिए पब्लिक IP के थ्रू। हाँ, आउट ऑफ नेटवर्क में मतलब पब्लिशर का आपको आउट ऑफ द नेटवर्क नहीं मिलेगा, वो URL बेस है। URL बेस तो टारगेट पे मतलब आपको मैं कैसे बताऊँ आपको, वो URL पर नेटेड होना चाहिए, वो URL पब्लिक IP के, तो ही आपको तो एक्सेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप, हाँ इवेंट टारगेट में ये आपका आ गया NTP सर्वर। यहाँ आप NTP सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो आपका NTP सर्वर होगा यहाँ आप कॉन्फ़िगर करके यहाँ IP डालेंगे और उसको सेव कर सकते हो। तो आप NTP सर्वर जो भी रहेगा उससे सिंक हो जाएगा डेटा। ओके, अभी तो टाइमिंग है, जैसे हाँ टाइम दिख रहा है, आप टाइमिंग को छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई किसी का आवाज आ रहा है? नहीं, किसी का तो आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अभी यहाँ से आप कंपनी जो ये जो कंट्री का जोन सिलेक्ट, एशिया कलकत्ता आपका होता है, वो हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ से आप कंट्री चेंज जोन चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन। ये NTP के लिए काम होता है, नॉर्मली हम NTP जोन यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अभी ये आ गया आपका वर्चुअल IP सेटिंग। वर्चुअल IP सेटिंग मैंने बोला था आपको, जब भी आप वर्चुअल IP सेटिंग बनाओगे तो आपको वर्चुअल IP सेटिंग, मेरे पास एक सर्वर है तो इसके ऊपर मैं 2 IP कॉल करूंगा। ये एक मेरा ये हो गया प्राइमरी IP, इसके ऊपर मैं 2 वर्चुअल IP को कॉल करूंगा। ये वर्चुअल IP आप हिट कर सकते हैं, मेरे पास एक है करके वो एक ही उठाएगा। तो इस तरह से आप वर्चुअल IP कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके थ्रू आप वर्चुअल IP पे हिट भेजेगा। लेकिन आप रेडियस में आप क्या कॉल करोगे, ये IP आपका रेडियस वर्चुअल IP पे कॉल होगा। नहीं समझ में आया? वर्चुअल IP मतलब कैसा होता है कि मैंने बोला था कि ट्रैफिक आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वर्चुअल IP। ठीक है, तो अभी जो भी आप पैकेट आएगा ये वर्चुअल IP पे हिट करेगा। वर्चुअल IP बोले तो यही पैकेट पे हम लोग ट्रैफिक प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर डिफाइन करेंगे। जो इस 0.120 पे हिट आएगा तो 120 हिट में इस पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, प्राइमरी सेकेंडरी इसके ऊपर से मैं इसके ऊपर भेजेगा। ये प्राइमरी IP वर्चुअल IP का, इसके ऊपर मैं प्राइमरी सेकेंडरी IP डिफाइन करूंगा, तो पैकेट इस पे पैकेट मूव होगा, ना कि इसके ऊपर। ये ओरिजिनल वर्चुअल। ठीक है, तो ये हम डिफाइन कब करते हैं जब हमारे पास
ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करवाना है कि मुझे इस सर्वर पे पैकेट लेके जाना है, इस सर्वर पे नहीं आना चाहिए। तो अगर ये सर्वर डाउन हुआ तो मैं इसको चेंज करके दूसरा सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी फेलोर काम करता है। इसका फेलोर टाइम कितना है, वह 10 है बाय डिफॉल्ट, 10 सेकंड है। ओके, 10 सेकंड में अगर प्राइमरी नहीं रिस्पॉन्ड कर सेकेंडरी पे ट्रैफिक चला जाएगा। दिस इज द वर्चुअल सेटिंग। ये वर्चुअल सेटिंग आप मल्टीपल सर्वर के लिए भी बना सकते हो। वर्चुअल सेटिंग बनाते हैं हम लोग जब हमारा ट्रैफिक हम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ही बनाते हैं, अगर नहीं बनवाना है तो आप लोग बाय डिफॉल्ट जो सीनरी होता है ऑटोमेटिक से राउंड एंड रॉबिन उस तरह से काम करेगा, लेकिन नहीं बनाना तब मैं फोर्सफुली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल सेटिंग। वर्चुअल सेटिंग आप दो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, चाहे अनकर का ट्रैफिक हो, चाहे टक्कास का या रेडियस का ट्रैफिक, आप सारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ से आप शट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिबूट भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में। गॉट इट। यहाँ से आप शट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिबूट भी कर सकते हैं। ओके, इस इतना अपन जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टैब देखे, इसमें आपको कोई डाउट्स है तो अपन कोई डाउट नहीं तो 5 मिनट का ब्रेक लेते। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। बराबर बराबर। वर्चुअल आईपी दे रही है हम लोग, मतलब सुनो, अगर पूछो समझा नहीं आया, पूछो एक बार पूछो, क्या पूछ रहे थे। करेक्ट है। हम्म 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 ओनली सब्सक्राइबर के लिए, जहाँ भी आपका AAA का हिट आता है उसी को देते हैं हम लोग, क्योंकि पब्लिशर का काम क्या है बोला ना, कॉन्फ़िगर, उससे क्या करना है, उसको पैकेट की जरूरत नहीं। हमारा जो AAA का हिट आ रहा है उसी को हम लोग ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग जो वर्चुअल ऐप कॉन्फ़िगर होता है। बाकी इनसाइड या पब्लिशर के लिए कोई लेना देना नहीं उससे, उसका तो काम सिर्फ कॉन्फ़िगर करके छोड़ देना है। हैंडल किसको करना है, सब्सक्राइबर को। तो सब्सक्राइबर के लिए दिया हमने कि इस पे आधार को, इस पे आधार को, इस पे आधार को आना चाहिए। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते, मैं 5 मिनट का ब्रेक आता। ठीक है, ओके, आता आपको बस। हेलो, आ गए ना, चलो। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट से क्लियर हो गया, इसमें सब कुछ डाउट कुछ नहीं ना आपको, तो हम आगे जाते फिर। हेलो दीपक है ना, हाँ ठीक है, चलेगा। हम्म हम्म हम्म। वो तो आईपी डालने के ऑलरेडी, जब आप कॉन्फ़िगर करते हो सर्वर को तो आईपी डालते हो ना आप। हाँ, क्लस्टर वेरिएबल में आपको ऐड करना है। आपने नया आईपी कॉन्फ़िगर जो आपने सर्वर का आईपी था वही आपको उसका पार्ट बनेगा, उसमें नया आईपी जरूरत नहीं है। क्लस्टर ने क्या, वो ये फीचर्स हमारे पास है क्लियर पास के अंदर, जो आप सर्वर के जो पार्ट आप इसके इसी एक क्लस्टर का सारे सर्वर का पार्ट बना सकते हो। इंडिविजुअल सर्वर काम नहीं करेगा, वो एक एज अ बंडल काम करेगा, ग्रुप ऑफ सर्वर काम करेगा। हम ऑल सर्वर ने एक्टिव मोड, सब सर्वर एक्टिव में रहेंगे, कोई यहाँ स्टैंड बाय में नहीं रहेगा, कोई भी सर्वर स्टैंड बाय में काम नहीं करेगा, सारे एक्टिव में रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉग कॉन्फ़िगरेशन। लॉग कॉन्फ़िगरेशन बोले तो जो आपके लॉग्स होते हैं, जो लॉग आपको डाउनलोड करना, वो लॉग करने के लिए आपको पॉलिसी मैनेजर लॉग, ये लॉग डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है। जैसे आपको कोई ट्रबल शूटिंग या टेस्ट करना, उसमें आपको लॉग बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ डालना पड़ता है। वन लॉग, डिबग लॉग जो होता है ना, आपको डिबग लॉग स्विच पे हम लेते हैं, वो सब लॉग का पार्ट है। इसमें आपको ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए हम ये टैब यूज़ करते हैं। ओके,
पर्टिकुलर सर्वर का आपको लॉग लेना है, उसके लिए आपको डिबग लॉग लेने के लिए आपको ये चाहिए, ये आपको यूज होगा। ठीक है, चालू में आपको करेक्ट है। ये आपका वर्चुअल आईपी नहीं होगा, ये आपका ये मैनेजमेंट आईपी है। हम्म, वो आपको एक्सेस ट्रैकर में दिखता है कि वो यूजर किस किस सर्वर पे हिट कर रहा है, वो एक्सेस ट्रैकर में दिखता है। एक्सेस ट्रैकर में जब डीडेस का जो आएगा हिट पर, तो सर्वर का नाम भी आता है उसमें। इसमें जो इसमें आपको जाऊंगे ना, तो यहाँ सर्वर का नाम आता है। इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इसमें यहाँ लॉगिन सर्वर का नाम आता है। एक मिनट को, इसमें सिलेक्टेड करके सर्वर मैंने लिया है क्या, एक सेकंड। सर्वर आईपी बोला ना इधर, तो यहाँ सर्वर का नाम आएगा, ये दिख रहा है सर्वर का नाम लास्ट में। हाँ हाँ, तो यहाँ आपको सर्वर पर नाम पे, उस सर्वर पे कौन से सर्वर पर रजिस्टर की जो दिखाई देता है आपको। सब कुछ आपको लॉग में एक्सेस ट्रैकर में सब कुछ मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस ट्रैकर में मिलेगा। ट्रबल शूटिंग आपको आना चाहिए स्ट्रांग, बस और कुछ नहीं। तो ये जो टैब है, ये आपका जो सर्वर पे लॉग लेना, वो सर्वर का आपको स्क्रॉल डाउन करो, सिलेक्ट सर्वर करके उसको पर्टिकुलर डिबग जो भी आपको लॉग लेना वो लॉग चालू करो। लेकिन आपको जो भी काम करना वो ऑफिस आवर्स के बाद ही करो तो अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्शन में आपको डिबग लॉग ऑन करो थोड़ा सा इश्यू आने का चांसेस होता है। ठीक है, सेकंड टैब है आपका लोकल शेयर फोल्डर। जो भी आप बैकअप लेते हो, जो भी आज लॉग डाउनलोड करते हो, वो सारे बैकअप ऑटोमेटिक लोकल शेयर फोल्डर में डाउनलोड जमा हो जाते हैं। कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करो, सर्वर बैकअप लो या कुछ भी लो, आपको जो भी आप लॉग लो, डिबग लॉग, तो सारे इधर आके आपको इधर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? लोकल शेयर फोल्डर के अंदर। ठीक है, भी आ गया आपका लाइसेंसिंग पार्ट। लाइसेंसिंग पार्ट में आपके जो नंबर ऑफ लाइसेंस है, ऑन गार्ड है, ऑन बोर्ड एंड एक्सेस, हमारे 3 लाइसेंस मैं आपको पहले ही बताया था। हर किसी का काम करने का तरीका ये जो लाइसेंस है ये कॉन्करेंट बेस पे काम करता है, ये परमानेंट बेस पे काम नहीं करता। जो लाइसेंस परमानेंट बेस पे काम करता है वो आता है लाइसेंस आपका प्लेटफॉर्म लाइसेंस। ठीक है, ये है प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन लाइसेंस, मेरा ट्रायल लाइसेंस है, इसलिए इसमें इवोल्यूशन लिखा हुआ है। अगर आपका परचेस किया आपने किया तो उसको प्लेटफॉर्म परमानेंट दिखाता है। ओके, और ये तीनों लाइसेंस जो होते हैं मेरे, ये जो लाइसेंस है ये आपके है एप्लीकेशन लाइसेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लाइसेंस में कौन से लाइसेंस मूव होते हैं? एप्लीकेशन लाइसेंस में आपका एक्सेस होता है, ऑन गार्ड होता है, ऑन बोर्ड। ये 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं जो आपको एप्लीकेशन पे मूव होते हैं। ये सारे कॉन्करेंट लेसन पे काम करते हैं। मतलब कॉन्करेंट बोले तो कैसा होता है कि हर एक लाइसेंस का ड्यूरेशन टाइम होता है 24 घंटा। हर एक यूजर पे 24 घंटा तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया यूजर, तो लाइसेंस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है और किसी अदर को असाइन हो जाता है। कॉन्करेंट बेस पे कॉन्करेंट सेशन बनाता है। इट्स क्लियर? लाइसेंस का हाँ, ये भी नहीं, नॉर्मली एप्लीकेशन लाइसेंस ड्यूरेशन बेस ही काम करता है। एप्लीकेशन लाइसेंस जो होता है वो ड्यूरेशन लाइसेंस नॉर्मली 5 साल का होता है, उसके बाद रिन्यू करना पड़ता है। वो तो ड्यूरेशन बेस ही काम करता है, बट वो कुछ चार्जेस होते हैं जो पैसे रिन्यू करना हो तो मैनेजमेंट देखेगा, वो अपना काम नहीं है। बट वो इवाल्यूएशन जो लाइसेंस हो तो ये अपने को वो पैसे के बाद तो मैनेजमेंट करते पड़ेगा, वो काम उनका नहीं है। अपना मेन जानना है कि इनका ड्यूरेशन क्या होता है। आपको ये पूछा जाएगा कि एक लाइसेंस एक यूजर को कितने दिन तक असाइन होता है, ये आपको पूछा जाएगा। अगर आप काम करो इस फील्ड में तो आपको ये चीज़ क्रिटिकल डेज आपको यूजर पूछेगा कि एक लाइसेंस कितने दिन अलाउ होता है, तो इसका टाइम है 24 घंटा। 24 घंटा तक ये आपका वेट करेगा। 24 घंटा तक बंदे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई लॉगिन नहीं किया सिस्टम, तो वो ऑटोमेटिक एक्सेस लाइसेंस हो या ऑन गार्ड लाइसेंस हो या ऑनबोर्ड लाइसेंस, ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, उस पे से निकल जाएगा। और जब बंदा आएगा तो वापस वो लाइसेंस उसको अलोकेट हो जाएगा। ओके, किसी का आवाज बहुत आ रहा है, म्यूट कर दो, किसी का आवाज बैकग्राउंड बहुत आ रहा है। तो एक्सेस लाइसेंस, ऑनबोर्ड का ऑनगार्ड लाइसेंस, तीनों का काम करने की एप्लीकेशन बेस्ड लाइसेंस है और इनका काम करने का टाइम ऐसा है, कॉन्करेंट सेशन पे काम करता है, 24 घंटे तक अलोकेट होता है, उसके बाद निकल जाता है। लेकिन सर्वर लाइसेंस ये परमानेंट होता है, इसको अलोकेट होता है, ये छोड़ता नहीं। ओके, इसका सब
तीनों का डिफरेंस पता चला, तीनों का काम करने का तरीका अलग है। एक्सेस लाइसेंस कहाँ का यूज होता है? एक्सेस लाइसेंस का यूज होता है जो आपके स्विच के जो पोर्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं डॉटनेक्स कॉन्फ़िगरेशन, जो करते हैं हम पोर्ट के ऊपर। जो डॉटनेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है ये पर पोर्ट पे होता है, ना कि पूरे स्विच पे। पूरे स्विच पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन चलता है, प्लस पर पोर्ट पे आपको डॉटनेक्स कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो ही वो पोर्ट नैक के अंदर आएगा। जिस पोर्ट पे डॉटनेक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा वो पोर्ट नैक के अंदर नहीं आएगा, उसको कोई पॉलिसी नहीं लगेगी। क्लियर? एक्सेस लाइसेंस क्यों यूज होता है आपको पता होना चाहिए। ये बहुत जितने भी आपको बोल रहे ये सब फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कल आप भूल जाओगे, लेकिन ये आपका पूरा जो क्लियर पास बना है इस तीन ही चीज पे बना हुआ है, ठीक है। तो क्लियर पर एक्सेस लाइसेंस होता है सिर्फ स्विच के लिए, स्विच के जो पोर्ट होते हैं उसको वो लगता है एक्सेस लाइसेंस। ऑनगार्ड लाइसेंस होता है जो एजेंट हम इंस्टॉल करते हैं पीसी के अंदर, उसको होता है ऑनगार्ड लाइसेंस। वो पर ऑनगार्ड लाइसेंस वो एजेंट बेस्ड काम करता है। ऑनबोर्ड लाइसेंस होता है जो BYD डिवाइस होता है, ब्रिंग ऑन डिवाइस, जैसे होता है आपका आईपॉड हो गया, लैपटॉप हो गया, इस तरह के जो डिवाइस होते हैं उसको ऑनबोर्ड का लाइसेंस अलोकेट होता है। ओके, सब क्लियर है ना? ओके, डन। ऐड लाइसेंस आपको वो लाइसेंस ऐड करने के लिए आपको ऐड करना है या लाइसेंस डालना है, और आपको सेव करके ऐड लाइसेंस करना है। लेकिन जब भी आप लाइसेंस डाल दो ध्यान रखना स्पेस नहीं आना चाहिए, एज पर द स्टैंडर्ड काम करना है तो लाइसेंस ऐड होगा। अगर एरर रहेगा तो लाइसेंस ऐड नहीं होगा। वो सेंसिटिव होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको हिसाब से काम करना हो जाएगा, ठीक है। ये इनसाइड के डिवाइस इंटीग्रेशन होता है, जो जब क्या बोलते हैं डिवाइस इंटीग्रेशन बोलता है आपका, जिससे इनसाइड का जो डेटाबेस है उसके लिए इनेबल डिसेबल होता है। तो ये टोकन बेस होता है, बट हम लोग नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी अपने पास इनसाइड सर्वर हम लोग यूज़ नहीं करते। बाईपास सर्विस जो होता है, सर्विस अपना बाईपास प्रॉक्सी, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके बाईपास प्रॉक्सी है तो आपको डिस्कस करके वो एक्सेस प्रॉक्सी का भी डाल के आपको यूज़ कर सकते हैं आप। बट हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ फीचर्स हम लोग यूज़ नहीं करते इसको, लेकिन अगर किसी इसमें यूज़ करना है तो यूज़ भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द बाईपास प्रॉक्सी। हैंग हो गया है बस, जाएगा नहीं। ये आ गया आपका SNMP ट्रैप। SNMP ट्रैप बोले तो क्या होता है, जो SNMP पे रिलेटेड डेटा, जैसे SNMP सर्वर बनाते हैं हम लोग, तो SNMP सर्वर यहाँ बना सकते हैं और आप SNMP सर्वर को आपको कॉल कर सकते हैं आपके स्विचेस के अंदर, ठीक है। SNMP सर्वर आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सोलार में बनता है ना आपको, SNMP फॉर मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। सिस्लॉक टारगेट जो होता है, सिस्लॉक टारगेट बोला आपको थर्ड पार्टी जो सर्वर होता है, सिम टूल्स क्यू रडार के जो सिस्लॉक सर्वर से, वो आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिस्लॉक ऐड करना है बस, और डिस्क्रिप्शन के कंटिन्यू करना, दैट्स इट। यहाँ आप सिस्लॉक इनसाइड में नहीं, 7 दिन से ज़्यादा के लोग इनसाइड में 7 दिन से 7 दिन तक का डेटा एक्सेस ट्रैकर में होता है, और 7 दिन से ज़्यादा उसको इनसाइड भेजता है, ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ, हम्म, कर सकते हैं 100% एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है। अभी सर्वर के बाद आपने क्या बनाना पड़ता है कि कौन से टाइप के सर्वर लॉग भेजना चाहिए। LEEF ये होते हैं इसके स्टैंडर्ड, CEF होते हैं, RACP, वो सब डिपेंड अपॉन दी OM जो सिस्लॉक सर्वर उसके हिसाब से काम करते हैं सर्वर। तो जो कस्टमर मांगता है उसके हिसाब से आपको लॉग भेजना पड़ेगा। जैसे सिस्लॉक सर्वर के IP आपको डालना है, प्लस आपका जो क्लियर पास का सर्वर आपको डालना चलना पड़ेगा इधर, उसके हिसाब से आपको फिल्टर यूज करना है कि उसमें क्या क्या लॉग जाना चाहिए, रेडियस के, टकास के, नासपड़ के, जो जो बोलता है वो लॉग यहाँ आप डाल के भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉग भेज सकते हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से लॉग उसको भेजना है सर्वर को। तो यहाँ आपको फिल्टर में सिस्लॉग एक्सपोर्ट फिल्टर में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो ये आप भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका नाम रहेगा, ये सेशन लॉग भेज रहे हैं हम लोग टेम्पलेट, ये आपका अगर टाइप्स फॉर्मेट कौन सा है LEEF। इसके बाद हमारा सिस्लॉग सर्वर का IP आ गया, उसके हिसाब में क्लियर पास का सर्वर का IP आ गया, और हमने जो भेजा कॉलम सिलेक्ट किया था वो भेजा ये हमारे। तो ये आपको इसे ऐसे मल्टीपल सिस्लॉग एक्सपोर्ट सर्वर बनाना पड़ेगा एज पर दी रिक्वायरमेंट। जो भी आपका सिस्लॉग सर्वर टीम होता है वो आपको बताएगा कि मुझे ये लॉग चाहिए और इस फॉर्मेट में चाहिए, आपको ऐड करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दैट्स इट। ऐड करने के लिए आपको क्लिक ऐड करना है और आपको नाम डालना है इधर,
और आपको कौन सा ऑडिट लॉग, इंसर्ट लॉग, सेशन लॉग, सिस्टम लॉग, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो आपको टाइप्स रहेगा, हर किसी का फॉर्मेट अलग होता है वेंडर का, तो उसका आपको वेंडर स्पेसिफिक होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ आपको डालना पड़ेगा सर्वर का आईपी, जो सिस्लॉग सर्वर का आईपी है। यहाँ आपका आएगा क्लियर पास का आईपी। उसके बाद आप समरी में अभी आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको, एक मिनट, सिलेक्ट करने के बाद आपको ये, एक सेकंड, ये हो गया, ये हो गया। ये लोकल फैसिलिटी लेवल है, जो लोकल डेटा इसका लो लो जीरो एन जीरो ये सब डिपेंड है। अच्छा, सिस्टम इवेंट में नहीं आता है, ओके। सिस्टम में सिंपल ही आता है। तो इस तरह से आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अलग अलग हर कंपनी का होता है, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको यहाँ से डायरेक्ट आप सिस्लॉग सर्वर ऐड कर सकते हो। आईपी बेस्ड सिस्लॉग डायरेक्ट सर्वर ऐप यहाँ से ऐड कर सकते हो आप। अगर आपके पास सिस्लॉग सर्वर ऐड नहीं हुआ तो इसमें ऐड में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ सिस्लॉग सर्वर जब कॉन्फ़िगर तब के लिए है। ये आपका SMTP कॉन्फ़िगरेशन है। जो SMTP सर्वर आपको आईपी डालना, सर्वर का नाम डालना, यूजर नेम पासवर्ड और वेरीफाई करके, और इसके डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस डाल के आपको कंटिन्यू करना है। ये सिर्फ इसके लिए आपका SMS प्लस SMTP, इसके लिए दोनों के लिए ये एक ही टैब है। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन गेटवे करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन गेटवे आपका इधर आ गया, ठीक है। तो SMS गेटवे प्लस आपका SMTP सर्वर, ये आपको ये टैब में कॉन्फ़िगर करना है। जो इन्फॉर्मेशन देगा आपको एडी टीम देगा, उसके हिसाब से यहाँ कॉन्फ़िगर करना है। अभी कॉन्टैक्ट सर्वर बोले तो जैसे डिपेंड अपॉन दी कॉन्टैक्ट, ये भी आपका सिस्लॉग रिलेटेड होता है। कॉन्टैक्ट सर्वर कोई आपको बनवाना है तो ये आपको बनवाना लिखना पड़ता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत बात का प्रोसेस है कि ये आपको टैग का हेल्प लेके ही लिखना पड़ेगा, आप खुद नहीं लिख सकते, कि इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, तो वो सेंसिटिव डेटा आपको टैग का हेल्प लेके लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट सर्वर। बट ये सिस्लॉग से रिलेटेड ही होता है। ये आपको किसी चीज़ को कंटिन्यू में पॉलिसी के अंदर डालना है सिस्लॉग सर्वर, उस तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसको टैग का हेल्प लेके ही आपको करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये फाइल बैकअप सर्वर, फाइल बैकअप सर्वर बोला था कि आपने इस जो सर्वर बैकअप है मेरा, ये किसी थर्ड पार्टी सर्वर में बैकअप होना चाहिए ऑटोमेटिकली, इसलिए आपको आपका फाइल बैकअप सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे SFTP हो गया, SCP हो गया, NFS, ये आपको यहाँ आईपी डालना पड़ेगा सर्वर का, उस सर्वर को कॉल करना पड़ेगा, यूजर ने पासवर्ड लगेगा और वो उसको उससे हिट करेगा। ये समझे, ये आपका जो बैकअप वो ऑटोमेटिकली स्टोर होगा, और यहाँ आपको यहाँ आपका ये क्लियर पास सर्वर रहेगा। तो ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, ये सर्वर पे डेटा होगा, विंडोज सर्वर या जो भी तुम्हारा सर्वर है, जो TFTP सर्वर है, जो भी सर्वर रहेगा उस पर डायरेक्ट स्टोर होगा, डेली बेसिस या वीकली बेसिस, जैसा भी आपने नॉर्मली यहाँ डेली बेसिस से होता है, तो डेली बेसिस डेटा वहाँ स्टोर होता जाएगा। बैकअप, ओनली बैकअप, लॉग वॉग नहीं जाएगा, सिर्फ बैकअप जाएगा इसके डिपेंड, ओके। तो ये बैकअप सर्वर जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, थर्ड पार्टी बैकअप सर्वर, ठीक है। ये आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाँ कर सकते, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं बैकअप सर्वर को, ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर, यस, इंपोर्ट का मतलब करेक्ट। अच्छा, एक्सटर्नल अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट मैंने आपको बोला था, एक्सटर्नल अकाउंट क्या होता है। एक्सटर्नल अकाउंट ऐसा होता है कि जो आपका सर्वर से, मैंने आपको बताया क्लियर पास हमने क्या किया था, एडमिन के थ्रू लॉगिन किया था। अभी एडमिन के थ्रू लॉगिन न करते हुए हमको क्या करना है कि ये जो मैं एक्सटर्नल बनाऊंगा एग्जांपल, नहीं एक मिनट क्या, एक मिनट, ये सॉरी एक्सटर्नल अकाउंट ये SNMP के लिए है। SNMP स्ट्रिंग जो होता है ना, SNMP स्ट्रिंग उसके लिए बना हुआ है। SNMP स्ट्रिंग जो बनाता है, SNMP का जो अकाउंट बनाता है वर्जन 3, वर्जन 2, वर्जन 3, उसके लिए हम लोग ने SNMP के लिए एक्सटर्नल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ए फॉर यूज फॉर SNMP ओनली, SHR इसके लिए, या WMI, SNMP, SSH टाइप ऑफ नेटवर्क के लिए हम लोग यह कॉन्फ़िगर करते हैं। अब यहाँ आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्टिफिकेट
मैं क्या होता है कि अपने का देर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, HTTPS सर्टिफिकेट, रेडियस सर्टिफिकेट एंड डेटाबेस सर्टिफिकेट। ये इन तीनों सर्टिफिकेट आपको बहुत जरूरी है। अभी HTTPS जो सर्टिफिकेट है तो वो आपका रिलेटेड टू द लॉग इन द क्लियर पास। अगर आपके पास क्लियर पास है और आपको HTTPS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका क्लियर पास लॉग इन नहीं होगा GUI के थ्रू, तो आपको उसका डोमेन का सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड थिंग आएगा आपका रेडियस सर्टिफिकेट। रेडियस सर्टिफिकेट किस लिए लगेगा, जो भी आपका एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट होता है, अगर आपका डोमेन में सिस्टम है तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन जैसे इफ TLS है, इफ पिप हो गया। इफ पिप का मीनिंग होता है कि यूजर नेम पासवर्ड, इफ पिप में यूजर नेम पासवर्ड चेक किया जाता है AD के थ्रू। इफ TLS में होता है आपका सर्टिफिकेट बेस्ड चेक होता है। अगर आपके पास आपने इफ पिप या ऐसा यूजर नेम पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है CID का तो वो यूज़र डिनाई मारेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है तो डायरेक्ट रिजेक्ट मारेगा बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेट। तो जो यूज़र का डेटा वेरिफिकेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी है। विदाउट सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया तो आपका सारा डेटा रिजेक्ट हो जाएगा, यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा, यूज़र रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट AD का, जो हम लोग AD इंटीग्रेट करते वो AD का वैलिडेशन नहीं होता, इसलिए हम लोग सर्टिफिकेट डालना मैंडेटरी है। तीसरा सर्टिफिकेट, आपको यहाँ से सेल्फ साइन क्रिएट सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट आपको भेजना पड़ेगा AD के लिए, ठीक है। वो आपने वो आपका रूट सर्टिफिकेट ऐड करके वापस भेजेगा। आपको यहाँ इंस्टॉल करना है, आपको रिक्वेस्ट देना है, आपको क्रिएट करना है और भेजना है AD टीम को। आपको क्रिएट करना पड़ेगा AD क्लियर पास में, उसके बाद आपको देना है AD को। वो सारा चेन ऑफ सर्टिफिकेट, रूट सर्टिफिकेट ऐड करके आपको वापस भेजेगा और वापस इंस्टॉल करेगा, तब जाके वो वैलिड होगा। तो बना के आपको ही देना है। बताता हूँ, तो ये पहले समझ लो। पहले 3 सर्टिफिकेट मैंने बताया, वो कैसे क्रिएट कर मैं बताता हूँ। तो ये हो गया रेडियस HTTPS। तीसरा आता है डेटाबेस सर्टिफिकेट। डेटाबेस सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, जो सर्टिफिकेट्स होता है वो डेटाबेस बोले तो आपके पास मल्टीपल सर्वर है, जो सिंक करने के लिए डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर वो को आपको डेटाबेस सर्टिफिकेट काम करता है। डेटाबेस सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर या डालने के लिए आपको किसी AD सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है, आपको खुद ही क्रिएट करना और खुद ही इसमें डालना है। इसमें आपको किसी AD सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती डेटाबेस सर्टिफिकेट के। लेकिन HTTPS और रेडियस सर्टिफिकेट के लिए आपको AD का हेल्प, बिना AD सर्टिफिकेट के हम लोग HTTP और रेडियस सर्टिफिकेट नहीं डाल सकते, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हमारे कितने टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, 3 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है पूरा। करेक्ट। अभी ये सेल्फ, बराबर। अभी सेल्फ साइंस जो सर्टिफिकेट, सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट जो होता है वो सिर्फ होता है डेटाबेस के लिए। किसके लिए, डेटाबेस के लिए। सेल्फ साइंस, ये आप क्रिएट सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो ओनली फॉर डेटाबेस सर्टिफिकेट के लिए। अभी जब आप सिलेक्ट करो, सर्वर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। सर्वर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्वर नेम आपका पब्लिशर आएगा, यहाँ नाम यूजर्स आएगा, डेटाबेस सर्टिफिकेट, नेम ऑफ दी CN तो कॉमन नेम ऑफ द, कॉमन नेम आप अपने कंपनी का नाम भी डाल सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम डाल दीजिए। बहुत सारा डिस्टर्बेंस सारा बंद कीजिए, आप म्यूट कीजिए यार, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो जो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका नाम डाल दीजिए, सेम रहेगा। लोकेशन में आपको पूरा मुंबई डाल दीजिए। अभी जहाँ कंट्री है वहाँ आपको पूरा इंडिया नहीं लिखना है, आपको सिर्फ शॉर्ट, हर कंपनी का शॉर्ट लिखना है, IN ही लिखना है। आप इंडिया लोगे तो नहीं देगा, आपको सिंपल लिखना है IN, ठीक है। सेकंड आपका DNS में आपका पब्लिशर का IP आएगा यहाँ, ओके। SAN IP मतलब पब्लिशर का IP। उसके बाद जो ये आगे की, ये आपको की क्रिएट करना पड़ेगा, एडमिन वर्ड, आप जो भी नाम डालो आपकी की रहेगी, वो की आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेस सर्टिफिकेट में की याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी HTTPS और रेडियस में आपको की याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप प्राइवेट की टाइप्स, आपका जो प्रीसेट की का ये है एल्गोरिथम कितना चाहिए, मोर सिक्योर चाहिए वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसकी वैलिडिटी, आपको नॉर्मल 2000 दिन की वैलिडिटी मिलती है, कम से कम 180 दिन की मिलती है, उससे कम भी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000 दिन का
वैलिडेशन डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस सर्टिफिकेट के लिए 2000 दिन की वैलिडिटी होती है। कम से कम 180 या उससे कम भी कर सकते, या ज़्यादा ज़्यादा 2000 डे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इट्स क्लियर फॉर डेटाबेस सर्टिफिकेट के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है? हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा, कोई डाउट है ये? हाँ, करेक्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम वो जब डालेंगे तो डेट चेंज हो जाएगा। ये डेटाबेस सर्टिफिकेट दिख रहा है आपको? ये इधर ऐसा क्यों आ गया पता नहीं यार। ठीक है, इसमें डेटाबेस सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है इतना, ये डेटाबेस सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी देखो कब एक्सपायरी कब है, 30/17 दिख रहा है 30। ठीक है, हाँ, अभी मैं चेंज करूंगा, नया डाल दूंगा तो चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना, आपने स्क्रीनशॉट में दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अभी मैं इसको ये 180 डेज डाल दे, छोड़ दो, आप बाद में डाल देना काज। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूँगा, सेव। अभी क्या बोलता है, सेव होने के बाद इंस्टॉल करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल डायरेक्टली हो जाएगा। इंस्टॉल जब भी इंस्टॉल होगा आपको रिबूट करना पड़ता है सर्टिफिकेट, पता है आपको? जो भी आप सर्टिफिकेट डालोगे उसको रिबूट करना इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस सर्टिफिकेट जो भी हो गया तो ध्यान रहे सर्टिफिकेट। अभी आपका तारीख चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ 25 पर 30 किया था। ठीक है, तो अभी क्या 25 हो गया, तो ये अभी मुझे रिबूट होने के बाद इफेक्ट गिरेगा। रिबूट होना इंपॉर्टेंट है, बोला ना आपको, जो भी आप सर्टिफिकेट डालो रिबूट होना इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा हो गया, ये मैंने क्या क्रिएट किया था, क्लियर सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर दी डेटाबेस। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम सर्टिफिकेट HTTP बनाएंगे। ये जो की है आपको याद रखना, मैं बोला ये बिना याद रखें, क्योंकि आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये की आपको याद होना, ये मांगेगा की आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ये आपको ये डालने देगा, नहीं तो डालने नहीं देगा। आपको की याद रखना बहुत जरूरी है। अलगोरिथम आप चेंज कर सकते हैं 512। ठीक है, इसमें वैलिडेशन आपने, वैलिडेशन जो एक्सपायरी होती है वो एडी टीम डिफाइन करती है, आप डिफाइन नहीं करते। डेटाबेस में आप डिफाइन कर सकते हो कब एक्सपायर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, समझ में आया ना? इसमें एक्सपायरी नहीं डिफाइन करती, एक्सपायर डिफाइन करेगा आपका एडी टीम। ठीक है, डेटाबेस में आप डिफाइन करते हैं, लेकिन जो आप क्रिएट करते हैं इसलिए आप डिफाइन करते हैं। ये अभी क्रिएट करके आपको कौन देगा, एडी टीम देगा। तो ये जो CSR बनता है, ये CSR उसको डाउनलोड करके भेजना है किसको है, ये CSR आपको देना है विंटर टीम को। ये CSR आपको किसको देना है, विंटर टीम को। ये CSR फाइल बन के वो वापस आपको फाइल भेजेगा सारे चेन ऑफ सर्टिफिकेट ऐड करके, तो बाद में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने किस चीज़ का बनाया था, मुझे एक मिनट, देखिए सॉरी, मैंने और एक बात बताना, जब भी आप सर्टिफिकेट बनाते हैं आपको यहाँ सिलेक्ट करना चाहिए, जो भी आप सर्टिफिकेट बनाते हो RSA सर्टिफिकेट बनाएगा HTTP के लिए RSA। ओके, तो ये जो आपको सिलेक्ट करना कंपलसरी है, बिना ऐसे सिलेक्ट कर डायरेक्ट आपको क्रिएट नहीं करना है, ये ध्यान रहे। मैं आपको बोला बताना भूल गया, जो भी आप सर्टिफिकेट बनाते हो पहले आपको यहाँ सिलेक्ट करना जरूरी है, सिलेक्ट दी यूजेस। आप क्रिएट करोगे तो वो सर्टिफिकेट उसका HTTP का ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने बनाया अभी चलो एक बना दिया, एक और बना देते हैं। IP आपको यूज़र नेम आपको पता होना चाहिए, यूज़र नेम सॉरी प्रीसेट की मतलब जो भी आप डालोगे नाम पासवर्ड वो आपको याद होना चाहिए, इस मैंडेटरी। उसके बिना वो पासवर्ड नहीं रहेगा तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। की डज नॉट मैच, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये CSR उसको डाउनलोड करके देना है। ठीक है, तो ध्यान रहे जो भी आप बनाते हो वो HTTPS आपको लिखना है और उसके हिसाब से आपको क्रिएट करना है। ओके,
उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट बना के देगा तो आपको इंपोर्ट करना है, जब वो विंटर टीम देगा, लेकिन सर्टिफिकेट सर्वर का सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद आपको HTTPS तो HTTP डालना है, ठीक है, RSA रहेगा, प्रीसेट की आपकी रहेंगी, चूज करना, प्रीसेट की डालना और ऐड करना, दैट्स इट, इतना ही करना है। ओके, ये HTTPS का रेडियस के लिए सिलेक्ट करना है। ओके, और ध्यान रहे जो सर्टिफिकेट उस सर्टिफिकेट को ऐड करना है यूजर्स के लिए। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट काम करना है। ओके, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, बस इंपोर्ट ही करना है, करेक्ट। बाय डिफॉल्ट इसमें इनेबल होता है ये एडी का सर्टिफिकेट्स इनेबल। आप एडी से एडी का जब ज्वाइन करते हो डालते हो तो ये इनेबल हो जाता है। ओके, अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो इनेबल करना पड़ता है, लेकिन वो बिना पूछे भी इनेबल कुछ भी चीज़ नहीं करना है जब तक आप पूछे नहीं। इसमें कोई जाके चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करना है तो आपको डिस्कस करके या पूछ के करना है, अगर कोई भी ट्रस्टेड इनेबल करते हो तो। ठीक है, इस पैरामीटर से एज पर दी एडी की टीम बोलती है कि मुझे ये तुम्हारा CO चाहिए, CN चाहिए, उसके हिसाब से डिस्कस करके आप इनेबल करना पड़ेगा। वो एडी टीम को पता होता है कि मुझे ये चाहिए, तुम्हारा सर्टिफिकेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए, तो ये सब इनेबल करना पड़ता है, लेकिन वो डिस्कस करके ही करना है, बिना पूछे किसी चीज़ को इनेबल नहीं करना है। ओके, ये GoDaddy.com का सर्टिफिकेट्स है, किसी के पास एडी नहीं होता है, GoDaddy सर्टिफिकेट यूज़ करता है, तो उसके लिए GoDaddy.com का इनेबल करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल टाइप आपके पैरामीटर ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट सपोर्ट करने के ट्रस्ट लिस्ट है। थर्ड पार्टी हो गया, तुम्हारा एडी हो गया, अल्काटेल का हो गया, ये सब टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स है जो आप ट्रस्ट लिस्ट इनेबल करते हैं एज पर दी डोमेन। रिवोकेशन लिस्ट बोले तो क्या होता है? वेरियस एंड पॉइंट विद द सर्टिफिकेट इज वैलिड। ये रिवोकेशन लिस्ट फॉर दी ये भी एक अपना SML के लिए होता है। SML जो होता है वो बोले थे क्या होता है, SML सर्वर्स होता है, उसके लिए भी होता है। ये भी हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते नॉर्मल सिनेरियो में। अब ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियस डिक्शनरी, टकास डिक्शनरी आपको सर्विसेज मिलेंगी। डिक्शनरी बोलो तो क्या होता है कि रेडियस की डिक्शनरी। रेडियस डिक्शनरी मतलब क्या होता है? वेंडर्स, जो वेंडर्स होते हैं, जब भी हम लोग स्विच ऐड करते हैं उसमें आपको वेंडर स्पेसिफिक होता है। अगर सिस्को का स्विच है तो सिस्को में सिस्को का वेंडर रहेगा, या अरूबा का स्विच है तो अरूबा का वेंडर रहेगा, या पालो अल्टो तो पालो अल्टो वेंडर। पालो अल्टो वेंडर कहाँ आता है मैं आपको दिखाऊँ। अगर आपका डिक्शनरी में वेंडर नहीं रहेगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखाते हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में, डिवाइसेस में, अभी जब आप डिवाइस ऐड करते हो तो यहाँ आपको आता है वेंडर नेम, दिख रहा है? यहाँ वेंडर में आपको वेंडर रहता है, मल्टीपल वेंडर। मल्टीपल वेंडर आ रहे कहाँ से? ये रेडियस डिक्शनरी, ये हमारा जो है रेडियस डिक्शनरी में है करके आ रहे। अगर आपके डिक्शनरी में नहीं रहेंगे तो ये वेंडर दिखेंगे नहीं। समझ में आया? तो डिक्शनरी में है करके आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डिक्शनरी किसके लिए है? ये बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सभी डिक्शनरी होती है, कभी कभी किसका डिक्शनरी नहीं होता तो आपको पर्टिकुलर वेंडर से वो लेना पड़ेगा और डालना पड़ेगा यहाँ। अगर एग्जांपल अनटिल एंड अनलेस अगर डिक्शनरी नहीं रहा, अनटिल एंड अनलेस किसी भी यूजर क्या नाम है बोलो? है ना, जैसल है ना, है, ठीक है, करेगा, यस। अगर एग्जांपल, अगर आपके पास वो डिक्शनरी नहीं है, एग्जांपल कुछ भी ले लो, तो क्या होगा? सपोर्ट नहीं करेगा? करेगा ना। उसके लिए हमारा थर्ड पार्टी एक रूल है, IETF, ये होता है IETF। अगर कोई वेंडर अवेलेबल नहीं हो तो ये वेंडर सपोर्ट करता है, IETF बोलते हैं उसको। अगर डिक्शनरी में वेंडर नहीं हो तो IETF आप डाल दो और उसको वेंडर सपोर्ट करेगा। गॉट इट? यस, अगर डिक्शनरी में नहीं, यस, लाइब्रेरी वाला, करेक्ट, ये लाइब्रेरी उसके लिए। अगर नहीं रहा तो IETF सपोर्ट करता ही है। अगर वेंडर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम लोग IETF पे चले जाते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं आराम से, जरूरत जरूरत नहीं, छोड़ा चलेगा, यूज कर सकते हैं।
उसको तो एसएसडी ब्रॉडकास्ट करना ना, ऐसा जरूरी वेंडर्स पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वो एंटरप्राइज होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप अपने घर का भी यूज कर, अपने घर का एक्सेस पॉइंट भी यूज कर सकते हो, जो डीपी लिंक का वो भी यूज कर सकते हो। नॉट अ बिग डील, यूज कर सकते हैं आराम से। वेंडर स्पेसिफिक ही नहीं, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो रेडिस आज के लिए इतना होता है कि आगे जाएंगे। हाँ ये बहुत बड़ा हो जाएगा आज के हिसाब से ज़्यादा ही हो गया।